सूर्य बुरा होने से क्या इफेक्ट हमें दिखने शुरू होते हैं अपनी लाइफ में? वो इंसान जो है लोगों को दिखना बंद हो जाएगा। जितने भी लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं 100 में से 100% के ओवर एग्रेसिव होकर इंसान खून खराबा करता है। और जिनका अगर बृहस्पति वीक है वो पढ़े लिखे बेवकूफ भी कहलाते हैं। इवन टर्मिनल डिसीजेस तक शनि दे देता है जो जीवन का अंत भी करते हैं। शनि की 7.5 एक ऐसा वर्ड जिसने एक अलग ही डर बनाया हुआ है लोगों में। उसका रीजन है कि डर बिकता है, खुशियां नहीं बिकती हैं। मांगलिक नॉन मांगलिक क्या है, क्यों इनकी शादी नहीं कहते हैं कि होनी चाहिए, पूरी नहीं हो पाती है। इंडियन पर्सपेक्टिव में शादियों के खराब होने की 70% वजह है। क्या शादी से पहले कुंडलियां मिलवानी चाहिए? हर तरह की। आप एक कोई भी XYZ वर्ड बार बार बैठ के बोलते रहो, आपकी लाइफ में ये बदल जाएगा। कौन सी विद्या में लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है? व्हाट्स अ जनरल रेमेडी फॉर पीपल टू अट्रैक्ट मनी? हाय गाइस, वेलकम टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट ऑफ द नमित शो। क्या प्लैनेट्स, राशियां, हॉरोस्कोप हमारी लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं? हर प्लैनेट, हर ग्रह का क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आता है हमारी लाइफ पे? क्या शादी से पहले कुंडलियों का मिलना सच में जरूरी है? सो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही बहुत से आपके भेजे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स हम जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा से, और समझेंगे कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम सर, वेलकम टू द नमित शो। थैंक यू। तो सर, आज का हमारा पॉडकास्ट पूरी तरह से होगा एस्ट्रोलॉजी और उसी के रिगार्डिंग बातों के अराउंड। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा एक बहुत ही रफ एंड डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज कि क्या प्लैनेट्स या जो कहते हैं हमारे ग्रह हमारी लाइफ को, एक इंडिविजुअल की लाइफ को, उसकी लाइफ चॉइसेस को, उसकी ज़िंदगी कैसे होगी, क्या प्लैनेट्स एक्चुअली में उसे डिफाइन करते हैं? जी नमित जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। थैंक यू सर। और प्लैनेट्स हमारी लाइफ को किस तरह से प्रभावित करते हैं जी, देखिए फ़र्क है यहाँ पे। डिसाइड करना और प्रभावित करना बहुत दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके। डिसाइड आप करोगे, प्रभावित प्लैनेट करेंगे। कैसे करेंगे थोड़ा सा अभी सुनने में कॉम्प्लिकेट हो रहा है। मैं आपको उदाहरण से ही अपने जवाब को शुरू करूंगा जी। आप एक कमरे में बैठे हुए हैं जहाँ पे अभी बाहर का जो टेम्परेचर है 45 डिग्री के अराउंड है। उस कमरे में आप पंखा चलाइए, आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। उसमें एसी चला लीजिए, बहुत कंफर्टेबल फील होगा। बाहर क्या चल रहा है इससे अब आपको मतलब नहीं रहेगा जी। यानी कि आपके घर के अंदर का, कमरे के अंदर का एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्ट्स आपके मूड को, आपके माहौल को, आपके सोचने के तरीके को प्रभावित कर रहे हैं। डन। ठीक इसी तरह से बहुत ब्रॉडर सेंस में चले जाइए तो प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स क्या हैं? सौरमंडल में प्लैनेट्स कितने ही हैं जी। अभी हम पहले प्लूटो को एक प्लैनेट का दर्जा दिया था, बाद में छीन लिया गया। लेकिन इतना पक्का है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हमें एक हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है जी, यानी मैक्सिमम शनि ग्रह तक, ठीक है, ये एक प्रूवन फैक्ट है कि ये हमारे जीवन को ठीक उसी तरह से प्रभावित करती हैं जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया। कैसे प्रभावित करती हैं? प्लैनेट्स का हमारे पर्सपेक्टिव में जो एंगल बनता है वो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे बिहेवियर को, हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों को प्रभावित करता है। और जीवन में जितने भी सुख और दुख आते हैं इन्हीं चीज़ों का तो नतीजा होता है। ठीक है। वर्चुअली हम लेके चलें, स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल है आपके द्वारा पास्ट में लिए गए डिसीजंस, यही तो स्ट्रगल है। और हमारे प्लैनेट्स हमारे डिसीजंस को इफेक्ट करेंगे, डिसीजंस को इफेक्ट करेंगे जो वर्चुअली आपके जीवन में सुख लेके आएंगे या स्ट्रगल लेके आएंगे। एज सिंपल। लेकिन हर प्लैनेट का आपको प्रभावित करने का, हमें प्रभावित करने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है। हर प्लैनेट एक अपने अपने पर्टिकुलर तरीके से प्रभावित करेगा। यानी जैसा शनि प्रभावित करेंगे वैसा चंद्रमा नहीं करेंगे, लेकिन जैसा चंद्रमा करेंगे वैसा सूर्य नहीं कर सकते। और मिलके ये जो इफेक्ट होता है ये हमारे जीवन में हमें रिवार्ड्स या पनिशमेंट देता है। और फिर हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी है। किस्मत दरअसल क्या है कि योर सेट ऑफ डिसीजंस विच यू मेक कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। ठीक है। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा मेजरली
कितने प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स का क्या रोल रहता है, या वो प्लैनेट्स के क्या कैसे इफेक्ट्स होते हैं हर उस प्लैनेट के? एस्ट्रोलॉजी का जो हिस्ट्री है ये हजारों साल पुरानी है जी। अब इस हजारों साल पुरानी हिस्ट्री में ये कोई रातों रात किसी एक ऋषि मुनि ने ऐसे ही कोई बुक नहीं लिख दी। हम कहते हैं महर्षि पराशर ने पराशरी एस्ट्रोलॉजी, महर्षि भृगु ने भृगु संहिता लिखी। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि हजारों साल तक आई रिपीट क्या हुआ कि प्लैनेट्स को या एस्ट्रोनॉमी को रीड करने का काम हुआ। शुरुआत में लोगों ने देखा कि मून का ये साइकिल था। इस अमावस के बाद जब मून का साइकिल बढ़ना शुरू होता है तब फसल को बोते हैं तो उसके रिजल्ट और होते हैं, जबकि जब मून घट रहा होता है तो फसल को बोते हैं तो उसके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। यहाँ से प्रोबेबली जो है सेलेस्टियल बॉडीज का हमारे ऊपर प्रभाव देखने की शुरुआत हुई। और जब इसको पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी तरह से देखा गया और फिर जब ऋषियों का इसमें अलौकिक ज्ञान ऐड हुआ तो फिर ये जो एस्ट्रोलॉजी की आज की फॉर्म है ये हमारे हाथ में आई जी। और इसमें ग्रहों की बात करें, यूं तो सौरमंडल में कितने प्लैनेट है, लेकिन मेनली नवग्रह जिनको बोला जाता है जी। नवग्रह में 7 तो वो ग्रह हैं जो सप्ताह के नाम हैं जी। सूरज से लेके शनि तक, और फिर 2 और एडिशनल प्लैनेट हैं राहु और केतु। ये 9 प्लैनेट्स को मोस्टली इफेक्टिव प्लैनेट माना जाता है जिनका हमारे ऊपर प्रभाव है। हर्षुल, नेपच्यून, प्लूटो, ये जो प्लैनेट है इनका नगण्य प्रभाव है, क्योंकि इनका जो प्रभाव रहता है ना, किसी का 165 साल रहता है, किसी का 240 साल रहता है, किसी का 85 साल तक रहता है। तो एक ह्यूमन लाइफ का तो एक्सपेक्टेंसी इतनी नहीं होती है। जी जी। तो जो प्लैनेट हमारे जीवन में कुछ एक सालों को प्रभावित करते हैं जी। या हमारे डायरेक्ट एक्शंस को प्रभावित करते हैं वो 9 ग्रह ही हैं। और हर ग्रह का हमारे ऊपर एक बहुत ही रोचक बड़ा ही अलग तरह का प्रभाव है। ठीक है। जैसे कि सभी ग्रहों की अगर मैं शॉर्टली बात करना चाहूँ, क्योंकि लंबी बात करेंगे ना तो हमें यही पॉडकास्ट जो है कुछ दिन तक खींचना पड़ जाएगा। जी। शॉर्टली प्रभाव करें तो एक जो हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है सूरज, सन जी। अब जैसे एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है जी। वो हमारी टेक केयर करे जी। हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाए जी। या एक ऐसी सुपीरियर फोर्स जिसको जाके हम अपने दुख दर्द बता सकें। जी। तो सूरज के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो हमारे अंदर सबसे पहले तो एक लीडरशिप क्वालिटी लेके आता है, राजा जैसी। जी। सूरज क्या करते हैं, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, जो कॉन्फिडेंस हमें जीवन में लोगों को रास्ता दिखाने के लिए चाहिए। जी। और यही सूरज हैं। अब सूरज क्या है, रात के बाद दिन चढ़ता है। दिन कब चढ़ता है, जब सूरज निकलता है। जी। तो जब सन एक्टिव होता है तो हमें अंधेरा छटता है, हमें रास्ते दिखने शुरू होते हैं। जी। हमें सॉल्यूशन मिलने शुरू होते हैं। तो सूरज का जो एट्रीब्यूट है जीवन में वो है हमें रास्ता दिखाना, हमें सॉल्यूशंस देना। जी। और हमारे लिए जीवन की कोर वैल्यूज डिसाइड करना, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आए ही क्यों है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें सूरज डिसाइड करते हैं। अब जब सूर्य की बात हो रही है, अब कुंडलियों में लोगों की अक्सर कहा जाता है जन्म कुंडली में कि किसी का सूर्य अच्छा है, किसी का सूर्य बुरा है। Exactly. तो सूर्य बुरा होने से क्या इफेक्ट हमें दिखने शुरू होते हैं अपनी लाइफ में? पहली बात तो ये अच्छा कैसे होता है, बुरा कैसे होता है। जी। 2 तरीकों से। जी। एक है गिवन तरीका। गिवन तरीका है कि सूरज की आकाश में जन्म कुंडली है क्या, जब कोई इंसान पैदा हुआ उस समय पे खींचा गया आकाश की फोटो ओके। कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे था, ये जन्म कुंडली है, एज सिंपल। ठीक है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि कोई प्लेनेट किसी ऐसे एंगल पे होता है जो कंपैरेटिवली उसके बेस्ट एट्रीब्यूट से मैच नहीं कर रहा होता है, तो उसको हम कह देते हैं कि इसकी कुंडली में फलाना प्लेनेट खराब है। जी। अब सूरज एक तो गिवन खराब हो गए, दूसरा सूरज इंसान ने अपने गलत बिहेवियर से खराब कर लिए। ठीक है। अब सूरज का बिहेवियर क्या है, लोगों को नॉरिशमेंट देना, पोषण करना, पालना, राजा है। जी। अब कोई इंसान जिसका सूरज कुंडली में है तो अच्छा, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा है, लोगों पे डिपेंड रहने वाला। उसका बिहेवियर क्या है, जिम्मेदारियों से मुंह चुराना। उसका बिहेवियर कैसा है कि उसको पता भी है लेकिन लोगों को सोल्यूशन नहीं देना, हेल्प नहीं करना। ओके। उसका सूरज खराब हो जाएगा। ठीक है। अब जब सूरज खराब हो जाएगा, सबसे पहले तो वो इंसान जो है लोगों को दिखना बंद हो जाएगा। अब दिखना बंद, ये मिस्टर इंडिया वाला मैं इनविजिबल नहीं कह रहा हूँ जी। दिखना बंद का मतलब है कि वो होते हुए भी इनविजिबल होगा। कहीं पे जॉब अप्लाई करेगा खराब सूरज वाला तो वो इग्नोर हो जाएगा। ऑफिस में बड़े मेहनत करेगा लेकिन उसकी जगह पे प्रमोशन कोई और ले जाएगा। जी। घर के अंदर भी उसकी पूछ परख इतनी नहीं होगी जितनी किसी और फैमिली मेंबर की होगी। जी। तो एक तो ये एट्रीब्यूट खराब होगा। सूरज खराब होने से उसके अंदर का कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, आत्मविश्वास ही नहीं होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। और तीसरे,
कॉन्फिडेंस खत्म होगा तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एहसास कमतरी, जी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं शायद सेल्फ डाउट्स होने शुरू, मैं इन्फीरियर हूँ, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मेरी नेचर ऐसी नहीं है, मैं इन लोगों के लेवल के साथ सूट नहीं करता हूँ। तो वो बंदा फिर क्या है, खराब सूरज वाला, पार्टीज को अवॉइड करना शुरू कर देगा, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना अवॉइड करना शुरू कर देगा, अपने आसपास उन लोगों को रखेगा जो निचले लेवल के लोग हैं उससे, यानी जो जीवन में उसको अपलिफ्ट नहीं कर सकते हैं। मैं बौद्धिक लेवल की बात कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल लेवल की। ये खराब सूरज की निशानियां होती हैं जी। तो आप अभी किसी की कुंडली मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि अब आप केवल और केवल सूरज को कनेक्ट करके देखिए, आपको अपने आसपास कई लोग दिख जाएंगे जो इस तरह की नेचर के हैं, जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो गलत लोगों की संगत में बैठना पसंद करते हैं, या जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका रिवार्ड नहीं मिल पाता है, रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाते हैं। तो इनमें हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों का सूर्य वीक है। हम कह नहीं सकते, है ही वीक। ओके। और वो वीक होना ही उनके जीवन का एक सत्य है, उनके जीवन का आयरनी है। अब जब तक वो अपने बर्थ चार्ट के अनुसार अपने सूरज को, या अपने बिहेवियर के अनुसार अपने सूरज को सही नहीं करते हैं, उनका सूर्य सही हो ही नहीं सकता है। किसी भी इंसान को अगर सूर्य वीक होता है तो इसके जो कुंडली के उपाय हैं वो तो कुंडली देखने के बाद होंगे ना जी। सूरज का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? डू द थिंग्स लाइक सन डू। ओके। यानी चीजें ऐसे करो जैसे सूरज करता है। अब सूरज का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट क्या है? डिसिप्लिन। कभी ऐसा हुआ है कि सूरज ने लीव ले ली हो, छुट्टी ले ली हो? कभी ऐसा होता है आज बादल है, सूरज देवता कहीं नहीं निकलते हैं जी। हम तो ऐसा करते हैं ना कि रेनी डे पे काम पे नहीं जाते हैं, बहाना लगाते हैं। बहन भाई की शादी है तो छुट्टी करते हैं, सूरज कभी नहीं करते हैं जी। तो सतत डिसिप्लिन में रहना, जब तक इनएविटेबल ना हो जाए, बिल्कुल काम में मग्न रहना, डेडिकेटेड रहना। कैसा भी इंसान हो उसका सूरज सही होगा ही होगा, उपाय आएंगे बाद में। सूरज का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है कि सूरज के नेचुरल एट्रीब्यूट के साथ चलो। सूर्योदय पे उठो, सूर्यास्त के साथ जल्दी से जल्दी सोने का प्रयत्न करो जी। ये होता है सूरज को सही करने का सबसे बड़ा तरीका। पर मुश्किल है ना, सभी को आसान उपाय चाहिए। कुछ पहनने के लिए दे दो, कुछ दबाने के लिए दे दो, सूरज अच्छे हो जाएं, जल्दी उठा नहीं जाएगा हमसे। तो इससे सूरज अच्छे नहीं होने वाले हैं जी। सूरज अच्छे करने हैं। आप मेरे कहने पे 40 डेज तक ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आप जल्दी रात को सोने की कोशिश करो। ब्रह्म मुहूर्त इज बिफोर सनराइज, बिफोर और सनराइज, अराउंड सनराइज। एंड व्हाट्स, अगर हम टाइम की बात करें, लगभग कितना होना चाहिए? एज पर योर लोकल एरिया। ठीक है। अगर सर्दियों में सनराइज लेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग उठो ना। सूर्य सनराइज होने से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पहले उठ जाइए। हाँ, ठीक यानी कि आप रोज उगता हुआ सूरज देखो, ना कि सूरज आपको सोता हुआ देखे। ओके। इस रूल को याद रखिए और फिर देखिए किस तरह से लाइफ में परिवर्तन आते हैं जी। सनसेट के बाद मिनिमल भोजन लेने की कोशिश करिए। मैं फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन गारंटी देके कहता हूँ कि ये चीज़ जो है आपके सूरज को इतना बलवान करेगी कि रिजल्ट में आपकी रिकॉग्निशन, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करिश्मा, आपका नेम एंड फेम 100% बढ़ेगा। आपको जीवन की कोर वैल्यूज से जुड़ोगे आपको जीवन का पर्पस दिखना शुरू होगा, और जब पर्पस दिखता है ना तो इंसान वहां पहुंच ही जाता है जी। अब नेक्स्ट ग्रह पे आए जी। हाँ, चंद्रमा पे आते हैं जी। सूरज को पिता की संज्ञा दी गई है, हेड ऑफ द प्लेनेट सोलर सिस्टम है, तो पिता भी सूरज थे। अब इसमें ना मैं, या जैसे आपने बोला कि सूर्य को पिता की वो दी गई है, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि अगर किसी इंसान का सूर्य वीक है, अच्छा नहीं है, तो क्या उसके इफेक्ट्स फादर पे दिखाई देंगे? डेफिनेटली देंगे। ये सारे एट्रीब्यूट जुड़े होते हैं एक दूसरे से। उसके पिता के जीवन में संघर्ष होगा। अब यहाँ पे कार्मिक थ्योरी भी आती है, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि कोई एक आत्मा एक घर में जन्म कब लेती है? जब उसके पेरेंट के साथ उसका कोई कार्मिक कनेक्शन मिलना होता है। ओके। अब पिता ने उस बच्चे के कुंडली के थ्रू जो दुख भोगने हैं, अच्छा, वो बच्चा वीक सूरज लेके पैदा होगा। ओके। और उसकी वजह से उनके पिता के जीवन के घटनाक्रम भी डिसाइड होंगे। तभी अगर बर्थ चार्ट को देखते हैं ना, तो टोटलिटी में देखा जाए ना, दोनों यानी माता पिता और बच्चा, ये ट्रायंगल को कंप्लीट किया जाए ना कुंडली देखने में, तो फिर सारा पैटर्न निकल के सामने आ जाता है। और दरअसल हो क्या रहा है इससे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब ये एक इतनी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन है कि ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब ये क्वेश्चन आते हैं कि अगर सूर्य को फादर फिगर डिनोट किया गया है, अब कोई बच्चा या कोई इंसान अगर फादर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या फादर के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो क्या वो इनडायरेक्टली सूर्य वीक करेगा? इनडायरेक्टली नहीं, वो डायरेक्टली अपने सूरज को वीक नहीं कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बच्चों के चार्ट में सूरज और शनि एक साथ होते हैं जी। अभी मैं प्लैनेट्स में शनि पे नहीं आया हूँ, जी जी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सूरज अगर दिन को कहा गया है तो शनि रात को कहा गया है।
शनि जो है वो अंधेरे का प्लेनेट है। अब अंधेरा और उजाला इकट्ठे तो नहीं रह सकते जी। अब बर्थ चार्ट में जब सूरज और शनि एक साथ हो जाते हैं तो एक तरह से ये माना जाता है कि अंधेरा और उजाला जो है ये ऐसी एनर्जीज एक ही जगह पे आ गई हैं, यानी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अब माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो हैं ये बड़ी रोचक स्टोरीज होती हैं। अब ईश्वर जाने ये कब हुई भी थी कि नहीं हुई थी या कैसे थी, लेकिन ये सिंबॉलिक स्टोरीज हैं जी। तो सिंबॉलिक स्टोरीज के अनुसार शनि जो है सूर्य पुत्र हैं। ओके। और शनि महाराज की सूर्य से नहीं बनती है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई रात की दिन से कब बनी है जी। ये बताने की कोशिश थी कि अंधेरे की उजाले से नहीं बनती है जी। तो जो शनि के एट्रीब्यूट है सूरज के बिल्कुल उससे 180 डिग्री उल्टे होंगे जी। तो शनि पे हम बाद में आएंगे। जी। अभी हम बात कर रहे थे चंद्रमा। चंद्रमा माँ के कारक हैं। अब माँ का एट्रीब्यूट, पिता का एट्रीब्यूट था नॉरिशमेंट देना, पालना, प्रोवाइडर। माँ का एट्रीब्यूट है केयर टेकर। माँ का एट्रीब्यूट है संस्कार देने वाली। माँ का एट्रीब्यूट है अनकंडीशनल हेल्प देने वाली। सभी की हेल्प कंडीशनल हो सकती है एक्सेप्ट माँ। ठीक है। तो चंद्रमा का भी जो एट्रीब्यूट है वो होता है हेल्पफुल प्लैनेट जी। चंद्रमा तभी कहा जाता है कि सौर मंडल में किसी से भी कोई बैर भाव नहीं रखता है। ओके। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। सूरज कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कर रहा था जी। सूरज कोर वैल्यूज को कंट्रोल कर रहा था जी। लेकिन जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हम सोचते कैसे हैं, हम जल्दी इमोशनल तो नहीं हो जाते हैं, हम जल्दी पैनिक तो नहीं हो जाते हैं, सब्र है कि नहीं है, सारी चीजें चंद्रमा से। चंद्रमा जब भी खराब होंगे ना, ये इंसान के सबसे पहले तो थिंकिंग पैटर्न को खराब करेंगे। जितने भी लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं जी, 100 में से 100% के चंद्रमा खराब होते हैं। okay. बाकी प्लेनेट बाद में आएंगे। चंद्रमा जब खराब होंगे ये सबसे पहले मन को बीमार करेंगे। चंद्रमा मन है जी। तो चंद्रमा जब भी खराब होंगे इंसान का मन बुझा रहेगा, इंसान का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो जाएगा, निराशावादी। हर बात पे ऐसे लोग ना ये कहते पाए जाते हैं क्या फायदा, कर भी लेंगे तो क्या होगा। हर चीज के अंदर वो बुरा ही देखेंगे जी, नेगेटिव देखेंगे। अब आप अपने आसपास रिलेट करिए, हर ग्रह वाले लोग आपको अपने आसपास मिलेंगे। और अब आप इस एपिसोड के बाद आप एक आधे एस्ट्रोलॉजर तो बन जाओगे, कम से कम आप एट्रीब्यूट से लोगों को पहचानना शुरू कर दोगे। हाँ। जिनके चंद्रमा खराब होते हैं या माता जी से नहीं बनती है या उनके माता जी की उनके पैदा होने के बाद तबीयत खराब रहनी शुरू हो जाती है। ओके। चंद्रमा जब भी खराब होते हैं ना, ऐसे लोग बहुत जल्दी मन के जालों में फंस जाते हैं। यानी कि कोई भी उनके लाइफ इज ऑलवेज ऑल अबाउट फेलियर्स एंड रिजेक्शंस, हर एक की लाइफ में आते हैं। लेकिन खराब चंद्रमा वाले जो हैं उनसे निकल ही नहीं पाते हैं। कोई भी जीवन का बुरा घटनाक्रम हो गया ना, ये उससे रिकवर जल्दी नहीं कर पाते हैं। एक कहावत है कि गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है। तो चंद्रमा खराब वाले गिरे रहते हैं। ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कोई आए, उठाए, सहारा दे, उनसे कोई ना कोई हमदर्दी करे, सिंपैथाइज करे। नहीं कोई करेगा तो ये और उलझ जाते हैं और लो हो जाते हैं। और जिनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है या जिनका चंद्रमा अच्छे उस प्लेसमेंट पे है, तो वो क्या इफेक्ट्स लाते हैं? तुरंत डिसीजन लेते हैं, तुरंत। वो रिस्क टेकर भी होते हैं, वो डिसीजन तुरंत लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके अंदर स्नेह की भावना, कंपैशन की भावना, ये बहुत ज़्यादा भरी होती है। अब इनके पास जो होता है ना, हर एक की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। हम अच्छे चंद्रमा वालों को ना स्क्रू ड्राइवर, पेचकस बोलते हैं। अब स्क्रू ड्राइवर का क्या काम है? उस जगह पे जाके पहुंच जाता है जहां पे नॉर्मली कोई नहीं पहुंच सकता, और जस्ट एक मूवमेंट से वो उन बंधन को खोल देता है जो किसी चीज को जकड़ के रखे हुए थे। सेम अच्छे चंद्रमा वाले करते हैं। ये वैसी हेल्प कर देंगे इंसान की जो कोई नहीं कर सकता। ये पैसे की हेल्प कर देंगे, इमोशनल हेल्प कर देंगे। ये हमेशा किसी इंसान के साथ तब खड़े होते हैं जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता। ये अच्छे चंद्रमा वाले लोग होते हैं। लेकिन खराब चंद्रमा वाले लोग क्या हैं? खुद डरपोक होते हैं और दूसरों के अंदर नेगेटिविटी भी बांटते हैं, लोगों को भी डराते हैं, मत करो क्या फायदा। हर एक की रिश्तेदारी में कोई ना कोई एक ऐसा खराब चंद्रमा वाला होता है इंसान, जब भी आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पूछेगा और आपको 10 चीजों में डरा देगा कि फलाने ने भी ये किया था, मत करना, इसमें कोई फायदा नहीं है। अब आप जान जाओ कि भैया अपने चंद्रमा को सही कर लो, हमें मत सिखाओ। ये खराब चंद्रमा वाले लोग होते हैं जो नेगेटिविटी की फैक्ट्री होते हैं, प्रसाद की तरह नेगेटिविटी को लोगों में बांटते हैं। और चंद्रमा अगर खराब है तो ठीक करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए, हम अभी कुंडली में नहीं जाते एक पर्टिकुलर उसमें नहीं, बट मोटा मोटा जैसे आपने बिहेवियरल चेंजेस चंद्रमा को सही करने के लिए सबसे पहला जो चेंज है, देखिए चंद्रमा किसके कारक है? मन के। अब मन का इलाज क्या है? मन का इलाज है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना होगा।
ये मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेमेडीज देता हूँ, लेकिन ये ऐसी अनपॉपुलर रेमेडी है जिसको कोई करना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें मन को बांध के रखना पड़ता है रोज 15-20 मिनट कम से कम। 2-3 मिनट के भीतर आंखें खुल जाती हैं लोगों की, लोग भागते हैं इससे। और जो मेडिटेशन को रेगुलर लाइफ का पार्ट बनाएगा, मैं अपनी बाजू पे टैटू बनवाने के लिए तैयार हूं इस बात का, जो कभी ना मिटे, कि उनके चंद्रमा कभी खराब नहीं हो सकते। ओके, जो मर्जी हो जाए, उनकी मेडिटेशन उनके जीवन में सबसे पहले तो खुशहाली लेके आएगी। एक अच्छा चंद्रमा पैसे का फ्लो बड़ा रखता है, ओके, चीजों के अंदर कॉन्टिन्यूटी रखता है। जिन लोगों की लाइफ में पैसे का फ्लो निरंतर नहीं आ रहा है ना, पैसा आता है पैकेट्स में आता है लेकिन फिर रुक जाता है, कभी पेमेंट रुक गई, कभी काम चलना बंद हो गया, चंद्रमा खराब है। ओके, खाली मन नहीं, धन का फ्लो भी चंद्रमा है। ओके, आप मेडिटेशन करिए, आपका ऑरा ऐसा क्रिएट होगा कि धन का फ्लो निरंतर हमेशा बना रहेगा, ये भी पक्का है। और जैसे आपने कहा चंद्रमा माँ के कारक हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में, तो माँ की रिस्पेक्ट करें, उनको प्रेम देखिए, दें। माँ की रिस्पेक्ट ना मैंने अपने हिंदुस्तानी मनस में देखा है, 90% लोग तो अनकंडीशनली करते हैं जी, और जो 10% नहीं करते हैं उनके चंद्रमा खराब हैं। तो उनको मेरी एक सलाह है कि भाई कर्म गति ने आपको इनका बेटा बना के भेजा है या बेटी बना के भेजा है जी, लेट गो करिए। चाहे आपको लगता है आपकी माँ ही किसी केस में गलत है, जी, आप लेट गो करके सरेंडर कर दीजिए, जी, तभी कर्म गति सुलझेगी, चंद्रमा सही होंगे। नहीं तो फिर से अगले जन्म में फिर से इन्हीं के घर आना पड़ेगा। जी, जब तक चंद्रमा सही नहीं होते, कर्म गति बड़ी बलवान है। किसी का भी अपनी माँ के साथ झगड़ा है तो एडवांटेज माँ को ही मिलनी चाहिए, ओके, चाहे माँ गलत हो। जी, लेट गो करिए, जाने दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, फिर देखिए ईश्वर कितनी कृपा करेंगे और चंद्रमा कितना बलवान होके आपके पास आपको एक रिवार्ड देगा। जी। तो अब सर नेक्स्ट उस पे आते हैं, प्लैनेट पे। हाँ जी, अगला प्लेनेट हम बात करते हैं मंगल की। हम ना सप्ताह के दिनों के हिसाब से चल रहे हैं जी। अब मंगल को सेनापति बोला गया है, मंगल को हेड ऑफ द आर्मी बोला गया। आर्मी क्या करती है? डिफेंड करती है। जी, तो जितनी भी हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, इम्यूनिटी, ये मंगल के हिस्से है। हमारे शरीर के अंदर खून, ये मंगल के हिस्से है। जी, अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, देखिए ये एस्ट्रोलॉजी की कक्षा नहीं है, मैं तो और डीप जाना चाहता हूँ इसमें, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जी, 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 चीजों का फ्लो मैंने बोला था चंद्रमा है, तो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड का फ्लो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा खराब वालों का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, जी, लेकिन ब्लड की इन्फेक्शन मंगल देगा। ओके, ब्लड का कारक मंगल है। जी, इंसान के अंदर करेज कितनी है, जी, उसका रिस्क टेकिंग एपिटाइट कितना है, जी, वो मंगल बताएगा। कोई इंसान हेड ऑन प्रॉब्लम के साथ लड़ता है, कोई एस्केप करता है, जी, वो मंगल है। मंगल जो है, अच्छे मंगल वाले खुद तो हमेशा अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन सामने वाले को भी बचाएंगे। जितने भी डिफेंस से रिलेटेड काम है ना, चाहे वो आर्मी सर्विसेज हैं, जी, या इवन आप एंटीवायरस भी बना रहे हो ना, जो आपके सॉफ्टवेयर को डिफेंड कर रहा है, वो भी मंगल का काम है। सिक्योरिटी एजेंसी आपने खोली हुई है, वो भी मंगल का काम है। मंगल का काम है लोगों की सुरक्षा करना। मंगल का दूसरा सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है एग्रेसिव होना। जब मंगल खराब होते हैं ना, ओवर एग्रेसिव होकर इंसान खून खराबा करता है। ओके, लेकिन जब मंगल ठीक होते हैं तो किसी कॉज के लिए एग्रेसिव होता है, ओके, आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, ये मंगल हैं। लेकिन खराब मंगल वाले टेररिस्ट भी हैं। खराब मंगल वाले जो हैं वो खून खराबा करने वाले भी हैं। हाईली एग्रेसिव लोग, हाईली एग्रेसिव लोग, नेगेटिव एग्रेशन, नेगेटिव एग्रेशन, जो एग्रेशन जो है किसी इंसान के जीवन का अंत तक कर दे। और इसके अलावा नेगेटिव मंगल के क्या इफेक्ट्स हैं? जेलस, ग्रजेस, हमने अपने आसपास कई ऐसे लोग देखे हैं कि कुछ भी हो जाए वो जेलस जरूर करेंगे। जी, ये खराब मंगल वाले लोग होते हैं। खराब मंगल वाले लोगों को कंप्लेंट्स बड़ी होती हैं, सिस्टम से कंप्लेंट, मौसम से कंप्लेंट, घर वालों से कंप्लेंट, ऑफिस से कंप्लेंट, खुद से कंप्लेंट, आपसे कंप्लेंट, हर चीज़ से उनको एक कंप्लेंट रहती ही है। लेकिन अच्छे मंगल वाले जो हैं वो चीज़, जिस भी चीज़ में खराबी होगी कंप्लेंट नहीं करेंगे, खुद ही सही करना शुरू कर देंगे। आपने एयरपोर्ट्स पे देखा होगा कि कभी कोई फ्लाइट लेट हो जाए, कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आके स्टाफ से झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं, ये खराब मंगल है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मे आई हेल्प, कोई दिक्कत है जो मेरे लायक है बताओ, सही करते हैं, मिलके करते हैं, ये अच्छे मंगल वाले लोग होते हैं। अच्छे मंगल वाले लोग टीम प्लेयर हैं। खराब मंगल वाले लोग एक इस तरह की दीमक होते हैं जो किसी भी जगह को खोखला करने में एक चुटकी भर समय भी नहीं लगाते हैं। जी, अब मंगल को अग्नि का भी कारक बोला गया है। सूरज भी अग्नि थे। सूरज क्या थे? जीवन ऊर्जा। जी, मंगल है रसोई की आग, वो ऐसी कंस्ट्रक्टिव आग
जो हमें पोषण देती है, हमारे लिए खाना बनाती है, जी। पचाने लायक खाना। तो यही जो मंगल है ना, ये हमारे अंदर की भी आग है जो खाने को पचाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो खराब मंगल वाले लोग जो हैं वो एलिंग डाइजेस्टिव सिस्टम वाले होते हैं, इनको एसिडिटी बहुत होती है, डाइजेशन नहीं होती है। खराब मंगल वाले जो लोग हैं, ये लोग किसी भी समस्या से जल्दी निकल ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। मंगल लॉजिक होता है, अच्छा मंगल लॉजिक से चीजों को सही करना, खराब मंगल लॉजिक के बिना भ्रम में अटके रहना। भ्रम में ज्यादा रहेंगे जी। अब सर नेक्स्ट प्लैनेट पे आए। हाँ जी, बुद्ध की बात करें तो बुद्ध बुद्धि वर्ड से बुद्ध बना है जी। गौतम बुद्ध भी जो वर्ड था ना, जी। ये बुद्धि से ही बना था। ठीक। तो बुद्ध प्लेनेट भी जो है ना, वो हमारे बुद्धि से जुड़ा हुआ है। कौन सी बुद्धि? जो हमारा एक्टिव ब्रेन है, कॉन्शियस ब्रेन है, सब कॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस ब्रेन। अब कॉन्शियस ब्रेन के अंदर क्या है? कॉन्शियस ब्रेन के अंदर कई डाटाज हैं। क्या खाना है, क्या करना है, किसके जैसा बनना है, किन चीज़ों से बचना है, ये सारे का सारा डाटा बुद्ध के पास होता है। ठीक है। बुद्ध जो है ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अब कम्युनिकेशन के बिना सफलता कैसे मिल सकती है किसी को? जी। जब तक आप खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, जी आपको जीवन में कोई जानेगा नहीं। जी 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 कहते हैं ना कि सबसे बड़ा तरीका खुद को एक्सप्रेस करने का है कि बात करिए। जी। कोई लिख के समझाता है, कोई बोल के समझाता है, कोई एक्टिंग करके समझाता है, कोई अपनी भाव भंगिमाओं से समझाता है, जी। कोई डांस करके भी अपनी बात को कह देता है, और कोई मौन रह के अपनी आंखों से भी बात को कह देता है। जी। ये सारी की सारी चीजें बुद्ध के अंडर आती हैं। हाउ वी कम्युनिकेट। अब घर के अंदर एक गृहिणी जिसने अपनी नाराजगी को कम्युनिकेट करना है, जी। वो चुप रह के बायकॉट करके चीजों को कम्युनिकेट कर रही है। जी। वहीं एक इंसान थोड़ा सा गुस्से में है तो वो शाउट करके अपने आप को कम्युनिकेट कर रहा है। जी। ये सारी कम्युनिकेशंस जो हैं बुद्ध के अंडर आती हैं। जी। आप बोलते कैसा है, बुद्ध के अंडर है। बुद्ध क्या है कि बुद्ध को एक प्रिंस बोला गया है, बच्चा बोला गया है। बच्चा क्या करता है? जैसे माहौल में रहता है वहां का बन जाता है। तो बुद्ध भी प्लेनेट जो है ना, ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लेता है सब कुछ। क्या बुद्ध हमारे किसी फैमिली मेंबर को डिनोट करता है? हाँ, फैमिली मेंबर में ये डिनोट करता है बहन को। ओके। हमारी सिस्टर इज, ये हमारी सिस्टर भी बुद्ध हो सकती है, पिताजी की सिस्टर भी बुद्ध हो सकती बुआ। है, और माता जी की सिस्टर भी बुद्ध हो सकती है। ओके। तभी बुद्ध को बहन, मौसी, बुआ बोला गया है। जी। यानी मेन एलिमेंट इसका सिस्टर है। जी ठीक है। और बुद्ध जो प्लेनेट हैं, ये जब खराब होते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होते हैं डिप्रेशन लाने का। ओके। आफ्टर क्योंकि चंद्रमा। बुद्धि है, चंद्रमा थॉट प्रोसेस मन था, मन और बुद्धि का तालमेल खत्म, तो डिप्रेशन। तो बुद्ध दूसरे प्लेनेट हैं जो इंसान के अंदर डिप्रेशन लेके आते हैं। जी। तो डिप्रेशन से बचना है तो बुद्ध का सही होना जरूरी है। आपकी सीखने की स्किल कितनी है, ये बुद्ध है। बुद्ध खराब होगा तो इंसान सीख नहीं पाएगा। एक स्टूडेंट के लिए बुद्ध का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि एकेडमिक्स नॉलेज, बुक नॉलेज, जो लिखा है, जो सिखाया जा रहा है, उसको सीखना, ये सारा बुद्ध के अंडर आता है। और अगर किसी इंसान के प्लानिटरी सिस्टम में बुध अच्छा नहीं है या नेगेटिव वीकर साइड पे है, तो क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे? सबसे पहले तो बुद्ध के जो बड़े हल्के वाले एट्रीब्यूट हैं वो है कि उसका चॉइस ऑफ वर्ड ही अच्छा नहीं होगा। ओके। लैंग्वेज, वो अपने बोलने में सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पाएगा, अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो बात बात पे कहेगा समझे ना, वो बात बात पे ये कहेगा मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ये खराब बुद्ध की निशानी है। खराब बुद्ध की दूसरी निशानी होती है भूल जाना, रिकैप्चुलेट ना करना। बहुत अच्छा पढ़ेंगे ये स्टूडेंट, एग्जाम में जाके एकदम से भूल जाएंगे। खराब बुद्ध है भाई। खराब बुद्ध होगा तो ऐसे इंसान इनोवेट नहीं कर पाते, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। ओके। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ऐड थी ना, खराब बुद्ध की निशानी है। मुझे उसके जैसा बना दो। अच्छा बुद्ध कहता है अपने जैसा बनो, अपना ही ओरिजिनल वर्जन बनो। खराब बुद्ध कहता है मुझे उसके जैसा बनना है। खराब बुद्ध आप समझ लीजिए फोटोकॉपी है किसी की। ओरिजिनल बुद्ध आपका अपना एक खुद का डॉक्यूमेंट हो आप। ये सबसे बड़ी निशानी है बुद्ध की। और क्या बुद्ध के कोई नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी बॉडी में भी आते हैं? बुद्ध के नेगेटिव इफेक्ट जो हमारी बॉडी में आते हैं वो होते हैं ये जो कॉलर एरिया है ना जी, इसकी दिक्कत आ जाती है। मैंने अभी डिप्रेशन बताया था जी। डिप्रेशन तो है ही, सर्वाइकल एरिया। ओके। सर्वाइकल एरिया जो होता है ये सारा बुद्ध की खराबी के अंडर आता है। तो जो लोग बेसिकली सर्वाइकल प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं ज्यादातर, तो बिल्कुल बुद्ध वीक कहीं ना कहीं खराब है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बुद्ध 100% चलते हुए बुद्ध खराब हो चुके हैं उनके लिए, और ये उनको ये सर्वाइकल एरिया का दिक्कत दे रहे हैं। और जो डिप्रेशन में है वो तो लिख के रख लो भाई कि बुद्ध पक्की बात है कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हैं।
अब इस बुद्ध को सही करना है तो क्या किया जाए? अब इस बुद्ध को सही करना है तो सबसे पहले, अब मैं देखिए यहाँ पे कोई उपायों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा बिहेवियर आता है, औरों को देखना बंद कर दो, कंपैरिजन बंद कर दो। अपने लिए एक चेकलिस्ट रख लो कि मुझे आज ये करना है। बुद्ध को सही करना है ना, बुक्स पढ़नी शुरू कर दो जी। बुद्ध को सही करना है ना, तो आप अपने लिए एक टारगेट रखो कि मुझे अपने ज्ञान में, अपने जीवन में, अपने सीखने में, अपनी लर्निंग्स में इस लेवल तक पहुंचना है जी। वो साधन आपके लिए यूट्यूब हो सकता है, ऑनलाइन कोई भी कंटेंट हो सकता है, लोग हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, कोर्सेज हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप ये सोचते रहोगे ना, देखो किसी को आइडियलाइज करना बुरी बात नहीं है जी, कि मुझे वैसा कुछ करना है, वो और चीज़ है, मुझे उसके जैसा बनना है, खराब बुद्ध है। तो किसी के जैसा मत बनिए, किसी से इंस्पिरेशन लेके अपने आप को इवॉल्व करिए। ये अच्छे बुद्ध का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है। आई होप कि मैं कन्वे कर पा रहा हूँ। डेफिनेटली। अब बुद्ध से आगे आते हैं। बुद्ध से आगे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। ठीक है। इनको पुजारी, उनको पुरोहित बोला गया है, गुरु बोला गया, गुरु नाम ही, उस्ताद, गुरु, टीचर जी। तो बुद्ध जहाँ पे आपके एकेडमिक्स थे, गुरु हैं वो ज्ञान जो बिना एकेडमिक्स के भी आ जाता है। कई लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन विजनरी हैं, वो विजडम वाले लोग हैं। हाँ, ये अच्छे बृहस्पति की निशानी होती है। और जिनका अगर बृहस्पति वीक है, जिनका बृहस्पति वीक है, वो पढ़े लिखे बेवकूफ भी कहलाते हैं। आपने अपने आसपास कई लोग देखे होंगे जो हाईली क्वालिफाइड हैं, सर्टिफिकेट्स बहुत हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई ग्रेविटी नहीं है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात, मैं क्वेश्चन पूछूंगा जी। फोर्स ऑफ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। कौन सा आकर्षण? जो गुरु का है, गुरुत्व आकर्षण। यानी जुपिटर ग्रेविटी के कारक हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की बात जो मैं कर रहा हूं वो तो है ही, जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ग्रेविटी आती है वो गुरु लेके आते हैं। खराब गुरु वालों की कोई ग्रेविटी नहीं होती। हम किसी इंसान को डेरोगेटरी रिमार्क देना हो तो हम क्या कहते हैं? वो हल्का इंसान है। अब हल्का क्या, उसका भार नहीं है? 100 किलो का इंसान भी हल्का हो सकता है क्योंकि उसके अंदर गुरु तत्व की कमी है। अच्छा गुरु आपके पर्सनैलिटी में ग्रेविटी लेके आएगा, खराब गुरु आपके शरीर में ग्रेविटी लेके आएगा, मोटा कर देगा। जो लोग काफी ज्यादा कम खा के भी बहुत ज्यादा फुलावट रख लेते हैं, ओबेसिटी, या वो लोग जो इवन गलत खान पान की आदतों की वजह से भी ओबीस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ये बृहस्पति बिगाड़ रहे हैं अपना। ये जुपिटर के बिगड़ने की सबसे बड़ी निशानी होती है। खराब गुरु की एक अन्य निशानी होती है, ये लोग फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते हैं। फैमिली ट्रेडिशंस जुपिटर होते हैं। ये लोग मॉडर्न होने के नाम पे, ज्यादा सॉर्टेड होने के नाम पे, वी डोंट बिलीव इट कह के फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते हैं जी। भाई आपके पुरखों ने क्या क्या त्याग किए थे जी। आपके पुरखों ने न जाने कौन कौन से परहेज किए थे कि आज उनके वंशज के रूप में आप सामने हो जी। वो देखने के लिए अभी नहीं है, लेकिन उनके ट्रेडिशंस तो हैं जी। कुछ सोच के ट्रेडिशंस हर फैमिली के बनाए गए हैं, जो उनको फॉलो करता है उसका जुपिटर हमेशा अच्छा रहता है। अब कई लोग जो हैं बड़े धार्मिक हैं, मैं जी अपना सवेरे ना 1.5 घंटा पाठ करता हूँ, ये 12 तरह के चालीसा करता हूँ, 11 तरह की माला करता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ। और भाई ग्रह या ये देवता रिश्वत नहीं लेते हैं, क्यों रिश्वत दे रहे हो उनको? उल्टे ओवर धार्मिक होने से आपके जुपिटर खराब होंगे। अब आप सपोज करिए आपके ऑफिस में कोई आपका स्टाफ है, वो रोज सुबह आके आपके आगे धूपबत्ती करना शुरू करे, 1-1.5 घंटा आपका कोई स्तुति करना शुरू करे, आप खुश होगे क्या? आप बोलोगे कि काम वो करो जिसके लिए आपको पैसे दे रहा हूं। आई विल बी हैप्पी इफ यू सॉर्ट माई वर्क। यही तो डिवाइन हमसे कह रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि मंदिर जाओ, पूजा करो, केवल उस दिन की ऊर्जा रिफिल करवाने के लिए। अब आप पेट्रोल पंप पे जाओ, 1.5 घंटा गाड़ी में पेट्रोल ही भरवाते रहो, ओवरफ्लो हो जाएगा। पैसे का नुकसान अलग, रिसोर्सेज का नुकसान अलग, समय का नुकसान अलग। तो यही तो लोग मंदिर में कर रहे हैं। मंदिर को रिफ्यूलिंग स्टेशन समझो, पूजा पाठ को। एक आपके लिए उस दिन के लिए जितना जरूरी है उतना 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए आप रिफ्यूल करो और लगो काम पे। वो काम करना असली पूजा है। और ये लगातार ये पाठ चालीसा करते रहना। पाठ चालीसा के लिए एक बार नमित जी हम आने वाले समय में अलग से पूरा इसी के ऊपर एक पॉडकास्ट करेंगे। ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन पाठ में क्या होता है, ऊर्जाएं होती हैं। हनुमान जी की उग्र ऊर्जा है जी, लेकिन वहीं माँ शीतला की शीतल ऊर्जा है जी। तो कोई इंसान है
कि वो दो अलग अलग ऊर्जाओं को एक साथ पाठ कर रहा है। जी। अरे ठंडा गर्म तो हम खाने में भी नहीं इकट्ठे लेते, हम्म। तो अपने मन को, अपने पर्सनैलिटी को क्यों दे रहे हैं? हाँ, कई लोगों का ये रूटीन होता है, सारे एक एक पार्ट हर चीज का कर लेते हैं। हर पार्ट का अपना एक फ्लेयर होता है, हर पार्ट की अपनी ऊर्जा होती है। आप इतनी सारी ऊर्जा इकट्ठी करोगे, आपका मनस कंफ्यूज हो जाएगा। मनस तो समझ रहा है ना, सबकॉन्शियस तो समझ रहा है सब कुछ। जी। तो ये गुरु को खराब करने वाली बातें होती हैं। ओके। बड़ी गहरी ये बातें हैं, ये बहुत छोटे टाइम में नहीं हो सकती हैं। तो इन पे हम पक्का आने वाले समय में एक बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, और ये चर्चा भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गुरु को सही करना है ना, तो धार्मिकता को कंट्रोल में रखिए और थोड़ा सा अपनी ग्रेविटी बढ़ाने की तरफ ध्यान दीजिए, यानी जो सीखा है उसको अप्लाई करना। अब मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं। मैंने अभी एक उदाहरण दी थी कि क्वालिफाइड बंदा भी बेवकूफ हो सकता है, लेकिन एक अनपढ़ बंदा भी सयाना हो सकता है। एक बंदा जिसको 10 चीजें पता है, लेकिन वो 10 चीजों में से केवल 2 ही चीजें जीवन में अप्लाई कर पा रहा है, और एक बंदा जो अनपढ़ है उसको 4 ही चीजें पता है, चारों ही अप्लाई कर रहा है। दोनों में से गुरु दूसरे वाले के स्ट्रांग है। ओके। जो जितनी ज्यादा सीखा है उतना अप्लाई कर पाए। जी। एक एल्केमी होती है, जो सीखा है उसको धन में कन्वर्ट कर देना, ये जुपिटर होता है। ओके। बुध होता है सीखना, जी। गुरु होता है उस सीखे को एल्केमी के द्वारा धन में कन्वर्ट कर देना। सर नेक्स्ट पे आए तो अगला ग्रह हमारा कौन सा आएगा लाइन में? हमारा अगला ग्रह वीनस आएगा, शुक्र। वीनस। शुक्र को ऑपोजिट जेंडर का प्लेनेट बोला जाता है। शुक्र क्वालिटी के कारक हैं जीवन में। शुक्र आपके सोफिस्टिकेशन के कारक हैं। जीवन में जितनी लग्जरी आती है, या जीवन में आप जितना भी चीज़ों में चॉइस करते हुए, सारी की सारी चीज़ें शुक्र हैं। अनफॉर्चुनेटली शुक्र को लोग शारीरिक संबंधों तक सीमित रख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली शुक्र को केवल आप महिला मित्र या पत्नी तक सीमित रख रहे हैं। नहीं, शुक्र का ये बड़ा छोटा सा पार्ट है। वैसे इस शुक्र रिप्रेजेंटिंग गर्लफ्रेंड वाइफ, ऑपोजिट जेंडर मैंने बोला ना जी, वो हस्बैंड भी हो सकता है। हाँ, इट मे बी हस्बैंड फॉर अ फीमेल। ओके। लेकिन शुक्र का सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट है वो डिस्क्रिशन पावर, सही और गलत की पहचान करना। जो लोग सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं, जहां पे ना करनी होती वहां पे हाँ कर आते हैं, और ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर करते हैं, शुक्र खराब है उनके। ओके। शुक्र सही होते हैं ना, इंसान की डिसीजन मेकिंग बड़ी प्योर होती है। कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना, ये अच्छा शुक्र होता है। अच्छा शुक्र, देखिए ताश का खेल होता है, ताश के खेल में पत्ते उल्टे करके बांटे जाते हैं। पता ही नहीं किसी को अच्छे पत्ते आए, किसी को बुरे पत्ते आए। अब किसी को सपोज बुरे पत्ते आ गए, लेकिन इसका मतलब क्या वो हार जाएगा? नहीं, जो पत्ते मिले हैं उनके साथ अच्छा खेल जाना, ये खिलाड़ी का लक्षण होता है। शुक्र कैसे भी पत्तों के साथ अच्छा खेलना बताता है। जीवन में कब कौन सी टाइमिंग है फैसले की, सही समय पे लिया गया फैसला इंसान को बड़ी दिक्कतों से बचाता है। तो शुक्र आपको सही पत्ते खेलना बता रहा है। जीवन में आपके द्वारा लिए गए सारे डिस्क्रिशनरी फैसले, शुक्र को हम बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी नंबर क्या होता है? 1001 1001, यानी हाँ या ना, क्लियरली हाँ या ना कहना, मझधार में नहीं अटके रहना शुक्र है। शुक्र क्वालिटी है। शुक्र के लिए अभी आपने बोला लग्जरी शुक्र से आती है, तो हाँ जिसका शुक्र अच्छा उसकी लाइफ लग्जूरियस होगी। जिसका शुक्र अच्छा वो अपने जीवन में लग्जरी को आमंत्रित कर ही लेगा। कई लोगों के जीवन में बृहस्पति अच्छे होते हैं, खूब कमाते हैं वो, लेकिन खुद पे लगा नहीं पाते हैं। ओके। खुद पे लगाना, अपने जीवन में वो चमक दमक लेके आना, वो शुक्र होता है। ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम ही से है। ओके। तो ये शुक्र से है। ठीक है। तो शुक्र अच्छे होंगे तो उनके लाइफस्टाइल में, उनके अटायर में, उनके घर के इंटीरियर में, उनके द्वारा यूज की जाने वाली सारी की सारी एक्सेसरीज में शुक्र दिखेंगे। ब्रांड कॉन्शियस पीपल, ब्रांड कॉन्शियस पीपल, क्वालिटी कॉन्शियस पीपल। ओके। और वो जो शुक्र अच्छे वाले लोग होते हैं ना, वो सादा भी रहेंगे ना तो भी आपको एक रिचनेस की फीलिंग देंगे, चाहे उनका इनकम लेवल कोई भी हो। लेकिन खराब शुक्र वाले लोग क्या हैं? अच्छे दिखने की चाहत में डुप्लीकेट चीजें यूज करेंगे। वो बड़ा लाउड तरीके से खुद को ज्यादा जो कमाते हैं उससे ज्यादा रिच दिखाने की कोशिश करेंगे। ये खराब शुक्र की निशानी होती है, यानी फेक करना जी। तो अच्छे शुक्र वाले जो लोग हैं वो किसी ब्रांड के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, लेकिन आप उनके चाल ढाल से उनके शुक्र का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। जी। अब आते हैं सर नेक्स्ट प्लैनेट। हाँ जी, अब शनि, जैसा मैंने भी बताया था, रात के कारक हैं शनि। एंड शनि इज आई गेस वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वंस। अगर प्लैनेट्स, कंट्रोवर्शियल नहीं, ड्रेडफुल। क्यों? वो इसलिए कि हर प्लैनेट एक जो उनका हमारी लाइफ में प्रभावित करने का टेन्योर होता है ना,
या एक राशि में ट्रेवल करने का टेन्योर डिफरेंट होता है। शनि सबसे ज्यादा होता है, 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। यानी जब शनि जीवन को प्रभावित करेंगे कम से कम तो 2.5 साल तक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना भी करेंगे जी, ठीक है। तो इसलिए अगर शनि अच्छा देना शुरू कर गए तो 2.5 साल तक अच्छा देते रहेंगे। अगर बुरा शुरू कर गए तो 2.5 साल इज अ वेरी लॉन्ग फेज, 30 महीने। शनि कारक है दरिद्रता के, चीजों की स्कार्सिटी, कमी, डिले, कुछ ना दिखना, यानी रात, सूझना ही नहीं कुछ, एकदम से जीवन में आइसोलेशन में चले जाना, अलग थलग पड़ जाना, बेइज्जती होना, चीजों में एकदम से। शनि वृद्धावस्था कहा जाता है, यानी चीजों का बुढ़ापा आ जाना, किसी काम का बूढ़ा हो जाना, किसी इंसान के शौक का बूढ़ा हो जाना, किसी भी इंसान की जो एनर्जी है उसके बूढ़ा हो जाना, चाहे आयु जितनी भी हो, ये सब शनि के खराब एट्रीब्यूट हैं। शनि को कर्म के देवता बोला गया है, जज बोला गया है। शनि अच्छे होते हैं ना तो ये क्या करते हैं, इंसान को कर्म प्रधान बताते हैं जी। ये ऐसा इंसान काम करने में यकीन रखता है, काम करके ही मानता है जी। ऐसा इंसान जो है ये एक टारगेट रखता है और फिर उसको अचीव करता ही है, कम वट में जी। तो अच्छे शनि तो फिर इंसान को एक सेलिब्रिटी भी बनाते हैं। ओके। और शनि अगर खराब चल रहे हैं, अगर शनि सही नहीं है हमारी कुंडली में, तो क्या इफेक्ट्स आने लगते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हर काम में डिले होना शुरू हो जाता है, इंसान की थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अब शनि खराब होते हैं ना तो ऐसे इंसान के जीवन में जो सबसे बड़ी घटना होती है ना, वो होती है कि इंसान ना अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। वो इंसान जो है उसको जो कहा जाए वो मानना शुरू कर देता है, जो उसका ओरिजिनल कैपेबिलिटीज थी उनको भूल जाता है, और उसकी वजह से भी उसके जीवन में लगातार कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। आपने यहाँ पे सबसे पहली टर्म यूज़ करी कि चीज़ों में डिले होना, तो जैसे अगर हम लोग कई बार ये कहते हैं कि यार होते होते चीज़ें रहना या जितना जल्दी रिजल्ट आने चाहिए ना आना, क्या ये शनि के इफेक्ट्स हैं? ये सारे शनि के इफेक्ट्स हैं, ये सारे शनि के इफेक्ट्स हैं कि जो सांप सीढ़ी का खेल है ना, 99 पे एक सांप बैठा होता है जो वापस 6 पे ले आता है, ये शनि का सांप होता है। यानी जब काम बिल्कुल पूरा होने वाला होता है, एंड पे कोई ऐसा चीज हो जाती है कि काम होते होते रह जाता है। शनि तब कहते हैं सैटर्न नेवर डिनाइज, इट ओनली डिलेज। ओके। तो डिले इतना हो जाता है कि जब तक काम का मजा मर ना जाए तब तक वो काम होता नहीं है। ये खराब शनि की निशानी होती है। खराब शनि शरीर में रोग भी लंबे चलने वाले देता है, ऐसे रोग जो बड़े बड़े सालों तक ठीक ही ना हो, इवन टर्मिनल डिसीजेज तक शनि दे देता है जो जीवन का अंत भी करते हैं। शनि जब खराब होते हैं ना तो शनि से डरा भी क्यों जाता है कि पिछला जो कार्मिक कनेक्शन, अभी हम राहु और केतु करेंगे ना तो कर्म गति क्या होती है वो उनसे पता चलेगा जी। लेकिन शनि क्या करते हैं, शनि हमारे जीवन में इस तरह का कनेक्शन लेके आते हैं कि जो कर्म गति हम लेके आए उसके रिजल्ट शनि देते हैं। तो जब भी शनि का ढैया 7.5 जो वर्ड हमने सुन रखे होंगे चलते हैं ना, तो उसमें पिछले संचित कर्मों का भी फल मिलता है। अब सर, हम वैसे प्लैनेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, पर यहाँ जब बात हुई और आपने 2 टर्म्स कही, शनि की 7.5, एक ऐसा वर्ड जिसने एक अलग ही डर बनाया हुआ है लोगों में कि तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही है तो लाइफ ऐसी हो रही है। क्या है शनि की 7.5 एग्जैक्टली, और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? मैं जानता हूँ ये मैंने लेटर पार्ट के लिए रखा था पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट हम शनि से रिलेट कर रहे हैं तो ये बहुत लोगों का सवाल है कि एग्जैक्टली शनि की 7.5 क्या है, और अगर वो किसी की लाइफ में स्टार्ट हो गई तो वो क्या इफेक्ट्स लाएगी? जी देखिए, मैंने अभी बताया था एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहते हैं जी। तो एक कंसेप्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में, अभी मैंने शुरू में चंद्रमा क्या बताया था, आपके मन का कारक जी, चंद्रमा आपका बिहेवियर पैटर्न जी। तो शनि जब चंद्रमा जहां पे बर्थ चार्ट में हो उससे एक घर पहले जी, चंद्रमा के ऊपर से और फिर एक घर बाद जी ट्रेवल करते हैं ना जी। तो अब एक राशि में शनि कितनी देर रहेंगे? 2.5 साल। तो 3 राशियों में कितनी देर रहेंगे? 7.5 साल। तो 7.5 साल को बताया गया 7.5 कि वो जो 7.5 साल रहेंगे ना लाइफ के, ये एक स्पेशल फेज रहेगा जिसमें एक तो इंसान का बिहेवियर पैटर्न बड़ा लो हो जाएगा, थोड़ा सा इंसान डरा हुआ या क्लूलेस हो जाएगा, और दूसरे उसी समय में जो उसके पिछले संचित कर्म हैं उनके अच्छे या बुरे नतीजे भी उसको मिलेंगे। तो मतलब इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि किसी की शनि की 7.5 चल रही है और उसकी लाइफ में चीजें अच्छी हो रही हों? अरे ये आंकड़ा तो 50% है, क्योंकि लोगों ने आज तक शायद इस टर्म को नेगेटिव वे में उसका रीजन है कि डर बिकता है, खुशियां नहीं बिकती हैं, डर बिकता है। शनि की 7.5 50% लोगों को अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन 50% जो कार्मिक कनेक्शन है उसके खराब रिजल्ट भी देती है। शनि को सही रखना है तो अपना बिहेवियर पैटर्न सही रखो। शनि की 7.5 में
आप अगर खुद क्लूलेस हो तो सलाहकार के पास जाओ। अपने आसपास के जो लोग हैं जिनसे आप इंप्रेस हो रहे हो वो सही रखो, बुरी संगत से बचो। बेसिकली कर्मा अच्छा, कर्माज, एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज ऑल अबाउट कर्माज। कर्म सही रखो। शनि कभी, कर्म के तो देवता हैं, शनि 100% कभी खराब नहीं करेंगे। जो उपाय होते हैं ना, शनि मंदिर जाओ, तेल चढ़ाओ जी, ये सब बाद की बातें हैं जी। आप एक बात बताओ मुझे, आप अगर अपने शरीर में क्लीनलीनेस नहीं रखोगे जी, खाने में परहेज नहीं रखोगे तो क्या कोई दवा लंबे समय तक असर करेगी? नहीं करेगी। उपाय तो इन चीज़ों के बाद आते हैं। आप अपने बिहेवियर पैटर्न को सही करो, शायद आपको उपाय करने की ज़रूरत ही ना रहे। तो ढैया भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे जब शनि आता है ना चलते चलते, वो 2.5 साल का फेज ढैया कहलाता है जी। तो वो भी थोड़ा सा जीवन में वियर्ड बिहेवियर लेके आता है इंसान में जी। लेकिन जब शनि के कॉन्सेप्ट को ही समझ लिया हमने कि ये हमें प्रोक्रास्टिनेशन करवाएगा, ये हमें क्लूलेस करेगा, ये हमसे रॉन्ग डिसीजन करवाएगा, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, तो देखने के लिए और आंखें उधार लो ना, सलाहकार लो, दिखना शुरू हो जाएगा। जी। काम को मत टालो, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी शुरू करो। शनि मेहनत के कारक हैं जी। शनि के फेज में कहा जाता है कैलोरी बर्निंग करो। जितना कैलोरी बर्निंग करोगे थ्रू जिम और थ्रू सैर, तो शनि आपके 100% अच्छे रहेंगे। ये मिरेक्युलस रेमेडी है शनि की, सुन लीजिए। ओके। हाँ जी। तो ढैया 7.5 जितनी तकलीफ दे सकते थे, 90% तक तकलीफें उससे खत्म हो जाती हैं। जी। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं टुवर्ड्स राहु और केतु ये कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स हैं। माइथोलॉजी की स्टोरी में स्वरभानु राक्षस था। अमृत मंथन में जब देवता अमृत पी रहे थे तो ये देवताओं का रूप धर के देवताओं के बीच में बैठ गया, तो अमर होने के लिए अमृत पी लिया। लेकिन तुरंत सूरज और चंद्रमा ने विष्णु जी को इसकी शिकायत लगाई। माइथोलॉजिकल स्टोरी है, इसके बड़े गहरे मायने हैं जी। तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गला काट दिया। उसका सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। चूंकि वो अमर हो चुका था तो है तो अच्छा, लेकिन वो 2 अलग अलग यूनिट बन गए। राहु और केतु सौर मंडल में एक साथ ही चलते हैं आगे, एक दूसरे के आमने सामने 180 डिग्री पे। ठीक है। तो दोनों जो हैं एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। राहु अब क्या है कि उसके पास सर है, राहु देख सकता है, राहु बोल सकता है, सुन सकता है। सारी सेंसेस में से 5 सेंसेस होती है ना जी, टच फील वाली, उनमें से 4 सेंसेस तो राहु के पास हैं जी, लेकिन राहु के पास हाथ नहीं है। राहु केवल प्लान बना सकता है, कर कुछ नहीं सकता। तो जब भी राहु एक्टिवेट होता है इंसान सोचता बहुत है, प्लान बड़े करता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। ओके। हाँ, राहु को क्रिएटिविटी का कारक बोला गया है जी, यानी कि आइडियाज बड़े लेके आएगा जी। खराब राहु भ्रम लेके आएगा। ओके। धुआं भी राहु को बोला गया है। धुएं का मतलब क्या है? धुएं का लिटिल मतलब है कि उसके आर पर कुछ दिखता नहीं है, धुंध। तो खराब राहु होता है तो इंसान हमेशा किसी इल्यूजन में रहता है। अब डिप्रेशन का तीसरा घटक राहु है जी, भ्रम की स्थिति, रस्सी को सांप समझना, हेलुसिनेशंस होना, डर लगना, मुझे रात को कोई दिखता है, सपनों में कोई आता है, फलानी चीज होती है, डर लगता है। राहु खराब होंगे तो इंसान को भ्रम होता है सामने वाला पक्का मेरा कोई हार्म करेगा। ऐसे लोग जो हैं ऑफिस में भी वहम का शिकार रहते हैं, रिश्तों में भी वहम का शिकार रहते हैं जी। खराब राहु वाले जो लोग हैं ये लालची बहुत हो जाते हैं। राहु लेने के कारक हैं। अच्छा। हमेशा के लोग ठगी विद्या में रहते हैं, किसी से कैसे कुछ ना कुछ ले लिया जाए, बहुत ही ज्यादा ओवर मनी माइंडेड हो जाते हैं। खराब राहु वाले लोग हैं। खराब राहु वाले जो लोग होते हैं ये शॉर्टकट्स में यकीन रखते हैं, हार्डवर्क में यकीन ही नहीं रखते। हमेशा जुगाड़ करके, हसलिंग करके शॉर्टकट्स में यकीन रखते हैं। अच्छे राहु वाले जो लोग हैं इनोवेट करते हैं जरूरत पे। जितने भी आज की डेट में हमने स्टार्टअप्स देखे हैं जो खूब कामयाब हुए वो राहु हैं सारे। जितने भी इन्वेंशंस हैं, अभी हम बैठे हुए हैं, कैमरा हमारे सामने लगा है, माइक हमारे सामने है और हम एक इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये सारा राहु है। ओके। एक समय की एक इन्वेंशन राहु है और हम तो इन्वेंशंस के बीच में बैठे हुए हैं। इतने इन्वेंशंस, ये सारी राहु हैं। राहु के बिना नहीं हो सकती थी। तो आज की एज को राहु की एज बोला जाता है। इन्वेंशन पे इन्वेंशन हो रही है, लेकिन आज की एज को खराब राहु भी बोला जाता है। भ्रम पे भ्रम हो रहे हैं। सोशल मीडिया भ्रम के बाद भ्रम फैलाता जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी है जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं हम जी, ये भी राहु है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो राहु के बड़े एस्पेक्ट हैं। राहु कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एवरी प्लेनेट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी हमने जान लिया, नेगेटिव भी हमने जान लिया। अब राहु को सही करना है तो अपने मंगल को, लॉजिक को सही करिए, राहु अपने आप सही हो जाएगा। राहु का डायरेक्ट कोई उपाय नहीं है। ठीक है। तो मंगल सही रखिए, जैसा मैंने अभी बताया मंगल सही तो राहु सही। ओके। और फिर आते हैं केतु पे जी। केतु कर सकता है, सोच नहीं सकता, उसके पास दिमाग ही नहीं है। ओके। तो केतु वाले लोगों से कर्म करवाए जाते हैं या खराब केतु वाले लोग कर देते हैं, बाद में सोचते हैं।
सिंबॉलिक है ना सारा। केतु जो है उसके पास सारी फीलिंग्स की कमी है, वो किसी का दर्द नहीं समझ सकता, वो केवल एक टच वाली फीलिंग फील कर सकता है, यानी कि कौन सी फीलिंग जो बड़ी मटेरियलिस्टिक है जी। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल फीलिंग्स हैं, देखना, सुनना, फील करना, समझना, वो केतु के पास है ही नहीं। तो जब केतु का फेज चलता है इंसान थोड़ा सा भावना शून्य हो जाता है, थोड़ा निर्मम, थोड़ा क्रूअल हो जाता है। जी जी जी। लेकिन केतु अध्यात्म भी है। केतु देखो अध्यात्म भी क्या है कि सोचो मत, बस कर डालो, तभी ईश्वर से कनेक्ट हो पाओगे जी। अध्यात्म क्या है? खुद के अंदर झांकना। आत्म अध्ययन इज अध्यात्म, जी। खुद को जानना। ये केतु से बेहतर कोई नहीं कर पाता है। तो जिनके केतु बहुत पॉजिटिवली अच्छे हो जाते हैं वो स्पिरिचुअलिस्ट हो जाते हैं, वो गुरु बन जाते हैं। ओके। हाँ, वो लोग जो हैं वो ईश्वर से, डिवाइन से सीधे कनेक्ट कर पाते हैं जी। उनके पास इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन खराब केतु वाले लोग जो हैं ये भोगी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास केवल भोग करने वाली सेंसिटिविटी बची। ऐसे लोग वो हैं जो रिश्तों में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई फीलिंग ही नहीं है। जी। खराब केतु वाले लोग क्या हैं? इम्पल्सिव डिसीजन मेकर, कर दिया बस, सोचा ही नहीं। जी। खराब केतु वाले लोग हैं। केतु अच्छा करना है तो अगेन मेडिटेशन करिए, केतु अच्छे हो जाएंगे। Great. केतु अच्छा करना है तो बृहस्पति सही करिए, ज्ञान के कारक, जी। जो केतु के पास नहीं है, जी। केतु सही हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ द 9 प्लैनेट वर्क। वाओ, अमेजिंग। तो सर अभी आपने सारे प्लैनेट्स के बारे में इतने अच्छे से और प्रिसाइजली समझाया, वर्ड टू वर्ड, कैसे उनके इफेक्ट्स होते हैं, कैसा हमारी लाइफ पे वो इम्पैक्ट डालते हैं। अब जब बात आती है एस्ट्रोलॉजी की, तो लोगों के मन में एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा उठता है और सबसे ज़्यादा लोग इस सवाल के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये प्लैनेट्स, क्या ये एस्ट्रोलॉजी हमारी मैच मेकिंग या शादी पे भी इफेक्ट डालती है? क्योंकि जब भी हमारी सोसाइटी में बेसिकली शादी की बात आती है तो एक ये चीज़ सबसे पहले आती है कि कुंडली मिलवाई जाए, गुण मिलाए जाएं, मांगलिक नॉन मांगलिक क्या है, क्यों इनकी शादी नहीं कहते हैं कि होनी चाहिए, ये सब क्या है, कैसे एक शादी या एक कपल पे इफेक्ट डालते हैं? जी नबी जी, इसका मैं एक क्विक और प्रिसाइज आंसर देना चाहूंगा, क्योंकि इसका आंसर ऐसा है कि इसका भी आंसर एक पूरा दिन ले सकता है। एक एपिसोड मेरे को लग रहा है हर टॉपिक है इस पे, लेकिन फिर भी तो ये जो मैच मेकिंग होती है ना, इसमें नॉर्मली लोग किस गलत फहमी में रह जाते हैं कि जो आजकल एप्स के द्वारा 36 में से कुछ गुण मिलाने होते हैं जी। केवल वो गुण मिलाते हैं। भैया आप कचहरी के पास जाके खड़े हो जाओ जहाँ पे कुछ जोड़े तलाक लेने के लिए आ रहे हैं, आप एक ट्रायल से उनका डाटा लो, उनमें से 90% लोगों के 36 में से 30 गुण तक मिल रहे होंगे, फिर क्यों तलाक होते हैं? तो ये पॉसिबिलिटी है कि किसी के गुण मिले लेकिन फिर भी शादी नहीं चलेगी? गुण मिलना तो टोटल मैच मेकिंग का 5 से 10% है, 90% तो मैच मेकिंग कुछ और ही होती है। मैच मेकिंग होती है, मैच मेकिंग कभी ये नहीं बताती कि इनके बीच लड़ाई नहीं होगी, डिफरेंसेस नहीं होंगे। डिफरेंसेस होंगे, अच्छी मैच मेकिंग वाले उनको सॉर्ट कर लेंगे, खराब मैच मेकिंग वाले उनको सॉर्ट नहीं करेंगे। गुण मिल गए, गुण मिलने का मतलब है बेसिक नेचर्स मिली, बस, इससे ज्यादा नहीं। अब इसके बाद कुछ नेचर्स आती हैं कि एक लड़की एक लड़के के लिए कुछ ऐसे सितारे लेके आती है कि जो उसके करियर को चमका देते हैं जी। इसका उल्टा भी हो जाता है। इसका उल्टा क्या होता है कि किसी भी मियाँ बीवी के एक दूसरे की लाइफ में आने के बाद उनके करियर में कुछ ना कुछ अनहैप्पी मोमेंट्स आ जाती हैं, कुछ डिजास्टर आ जाते हैं करियर में, और उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है उनके कपल इश्यूज के रूप में सामने आती है जी। इवन मैच मेकिंग में एक और इशू आता है, वो होता है परिवारों के इंटरफेरेंस। और ये इंडियन पर्सपेक्टिव में शादियों के खराब होने की 70% वजह है कि उसके माताजी की हमारे माताजी से नहीं बनी, उन्होंने हमारा रिगार्ड नहीं किया। ये लड़की अपनी माताजी से रोज बात करके घर की रिपोर्ट करती है, या लड़के की माँ ने लड़की के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, जो ननद भौजाई हैं उनके आपस में नहीं बनी। 20 ऐसी दिक्कतें हैं जो परिवारों की वजह से एक दूसरे के बीच में डिफरेंस डालती हैं। मैच मेकिंग में ये वाले फैक्ट तो कोई काउंट ही नहीं करता। जी जी जी। मैच मेकिंग में सबसे बड़ा फैक्ट जो काउंट करना है वो 2 चीजें होती हैं, फिजिकल कंपेटिबिलिटी है कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के लिए फिजिकली कंपेटेबल होंगे जी, जिससे कल को परिवार आगे बढ़े और एक दूसरे की फिजिकल नीड्स पूरी हों, तो लड़ाई के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। ये अष्टकूट मिलान का, मैच मेकिंग में गुण मिलान का पार्ट ही नहीं है। फिर दूसरी सबसे बड़ी जरूरत जो होती है, अच्छा यहीं पे मैं रुकता हूं अभी जी। इसी में मांगलिक दोष भी आएगा जी। मंगल दोष जो है ये फिजिकल कंपेटिबिलिटी की तरफ भी इशारा करता है। तभी मांगलिक नॉन मांगलिक का मैच आपस में नहीं कहा गया है कि मांगलिक वर्सेस नॉन मांगलिक में फिजिकल कंपैटिबिलिटी पूरी नहीं हो पाती है। और सर ये मैं एक क्वेश्चन इसमें बीच में करना चाहूँगा, आई एम सॉरी, कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मांगलिक और नॉन मांगलिक हो लेकिन फिर भी उनकी शादी कही जाए कि करी जा सकती? 70% केसेस में हाँ, केवल 30% केसेस में ना।
मंगल के कई ऐसे एंगल हैं, कितने ज्यादातर, जिसमें मांगलिक वर्सेस नॉन मांगलिक की शादी पॉसिबल है। ओके। लेकिन क्या होता है, अज्ञान में यानी नॉलेज के अभाव में ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि सिर्फ मंगल देखा, दोष बता दिया, शादी कैंसिल कर दी। कितने अच्छे मैच होने से रह जाते हैं इस वजह से। मंगल के केवल 30% ऐसे एंगल्स हैं जिसमें शादी मांगलिक वर्सेस मांगलिक की कही जाती है, लेकिन 70% केसेस में हो जाती है जी। तो मंगल था फिजिकल कंपैटिबिलिटी जी। इसके अलावा एक कंपैटिबिलिटी होती है इमोशनल कंपैटिबिलिटी। सपोज करिए अभी मैंने बताया चंद्रमा किसी के बहुत खराब है, तो वो क्या करेगा, हर दूसरी बात पे मैं मियाँ या बीवी दोनों की बात कर रहा हूँ, रूठे रहेंगे, कंप्लेंटफुल रहेंगे जी। लगातार चीज़ों को मनाने में ही गृहस्थी सारी बीत जाएगी और अल्टीमेटली एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जब दोनों अलग होने का फैसला करेंगे। ये गुण मिलान में होगा ही नहीं। तो गुण मिलान में 36 में से 36 गुण मिल गए भाई। अब किसी के चंद्रमा बहुत ही खराब हैं, तो सामने वाले के चार्ट में एक ऐसा चार्ट चाहिए जो इन गुणों को एब्जॉर्ब कर सके। यानी कि अगर एक वेट पीस है तो दूसरा स्पॉन्जी चाहिए ताकि उसकी नमी को एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा पॉलिथीन जैसा होगा जी, तो नमी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। ये कुंडलियां बताएंगी। तो मैच मेकिंग से इतर मैच मेकिंग से आगे बहुत एवेन्यू हैं जिनको देखना होता है, और एक बार वो देख लिए जाएं तो फिर एक गारंटी सी भी हो जाती है कि ये शादी तो चलेगी, कुछ भी हो जाए, तरक्की भी होगी, हेल्थ भी रहेगी और शादी भी चलेगी। क्या ऐसे भी केसेस देखे गए हैं सर कि जहाँ पे लोगों की शादी के बाद, जैसे भाग्य एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है, कि क्या आपका पार्टनर के आने से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी डिफरेंसेस भी आते हैं? मैंने अभी यही तो बताया जी, प्रॉस्पेरिटी डिफरेंस आते हैं। हर कोई अपनी जो है धन का एक एंगल लेके दूसरे की लाइफ में आता है, और जब शादी होती है ना, दो अलग अलग सोल्स एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू करती हैं। एक चार्ट दूसरे चार्ट से अलग कैसे होता है? अपने आसपास वाले लोगों की कुंडलियों की वजह से। तो जो भी आपके आसपास सदा रहते हैं, ये तो जीवन साथी बनने वाला है, लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर के सितारे तो प्रभावित करेंगे ना। प्रॉस्पेरिटी होगी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, दिक्कत होगी तो दिक्कत इंड्यूस हो जाएगी सामने वाले में। तो ये चीजें देखनी होती हैं। अगर प्रॉस्पेरिटी में दिक्कत लग रही है तो शादी के समय कुछ डोनेशंस उपाय करवा के बहुत हद तक उन चीजों को सही किया जा सकता है। मैं एक रॉ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपके अकॉर्डिंग क्या शादी से पहले कुंडलियां मिलवानी चाहिए? क्वेश्चन 100% यस, 100% यस, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से। ये जो बड़ा ही एक सुपरफिशियल तरीका है कि चीज़ों की सतह में जाके केवल गुण मिलान किए, उससे अच्छा मत करो ना, मिला छोड़ दो। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जो इसके हट के आगे पूरा डीप लेवल पे कुंडलियां देख सकता है, उससे मिलवाओ। मेजॉरिटी केसेस में आज की डेट में लव मैरिज है, जिसमें जोड़े पूछते हैं भाई आपसे हाँ ना नहीं पूछने आए हैं, तरीका पूछने आए हैं कि शादी तो यही करनी, अब हल बताओ। तो भी संभव है, क्यों नहीं संभव है? ये एंगल्स देखने हैं और इन एंगल्स में जो समाधान है वो दे देना है उनको, बात खत्म। तो मतलब ये पॉसिबल है कि अगर गुण के बेसिस पे अगर किसी कपल को किसी भी पर्सन ने, XYZ पंडित ने, एस्ट्रोलॉजर ने मना कर दिया कि आपकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन एक लर्नेड पर्सन, एक वेल लर्नेड एस्ट्रोलॉजर उसके एक सही रेमेडीज और उपाय बता के। 100% यस। नमित जी, दुनिया में सबसे आसान काम पता क्या है? किसी को डराना। सबसे मुश्किल काम पता क्या है? उस डर को निकालना। ये डराने का काम तो बहुत सारे करते हैं। अब कोई मैच मेकिंग करवाने गया, उसको बोल दो कि जी शादी के बाद इसकी डेथ हो जाएगी या जीवन को खतरा है, अब कोई क्यों ही करेगा? अब कल को दूसरा बंदा क्यों गारंटी लेगा इस चीज की? बात तो ये है ना। तो ये तो देखो अज्ञानता है कि एक इतनी डिवाइन विद्या है, उसका नाम लेके आप इतनी बुरी तरह से डरा रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक आपको सही टूल्स नहीं पता है मत बताओ भाई, लेकिन किसी की लाइफ को ऐसे दो अच्छे लोगों को आपस में मिलने से मत रोको जी। केवल आपको नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से आपने किसी की जिंदगी खराब कर दी, उसका भी कोई फायदा नहीं। जी जी। तो सर ये एक बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन आंसर किया है उन लोगों के लिए जो जिनके लिए मैच मेकिंग एक अब तक वो डर बना हुआ था कि हम मांगलिक नॉन मांगलिक है तो शायद कभी शादी नहीं हो पाएगी। आपने क्लियरली कहा कि ऐसा नहीं है। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। अब एक और सवाल जो लोगों के मन में सबसे ज़्यादा बड़ा आता है जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, और शायद आपके पास भी इस चीज़ के बहुत से क्लाइंट्स आते होंगे कि लाइफ में ना चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, भाग्य नहीं उठ रहा, मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, काम आते आते रुक रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि सारा प्लान रेडी है, सब कुछ एग्जीक्यूट होने वाला है, फिर रिजल्ट में कोई इशू आ रहा है। देखिए ये ना एक सवाल बड़ा सरल है लेकिन इसका जवाब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सरल भाषा में मैं इसको समझाना चाहूँ तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
कोई इंसान जो भी चैलेंजेस फेस कर रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, तो वो जो चैलेंजेस हैं उसमें 3 ही संभावनाएं हैं। पहली, वो जो काम उस समय पे कर रहे हैं और उस समय पे उनके जो भी प्लैनेट्स चल रहे हैं उसके साथ वो टैली नहीं कर रहा है। ओके। दूसरे, शनि का वैसे ही कोई 2.5 साढ़े 7 वाला फेज है जो उनकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर रहा है, या किसी ना किसी तरह से उनके सूरज और चंद्रमा खराब हो रहे हैं जो उनके थॉट प्रोसेस को और उनके सोशल विजिबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। ओके। इनमें से कोई भी चौथा भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये 3 पॉइंट जो हैं इनकी टेक केयर कर ली जाए तो फाइनेंशियल डिजास्टर नहीं आते हैं। दिक्कतें आती हैं, टच करके वापस चली जाती हैं, इंसान जल्दी रिकवर कर जाता है। अब क्या एस्ट्रोलॉजी और हमारे प्लैनेट्स हमारा एक करियर पाथ भी डिसाइड करते हैं कि 100% यस। सबसे पहले तो आपके कर्म के घर को कौन से प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करियर का डिसीजन लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। फिर दूसरे नंबर पे कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, उस नक्षत्र का काम गारंटी दे देता है जीवन में सक्सेस की। ज़रूरत होती है केवल इन चीज़ों को देखने की और इन चीज़ों के अकॉर्डिंग पहले तो बिलीव करिए इनमें, फिर इनके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करिए। और जब ये एस्ट्रोलॉजी के नॉर्म्स बनाए गए थे तब काम ही मुश्किल से 5 या 10 तरह के होते थे, लेकिन आज बहुत सारे बड़े काबिल एस्ट्रोलॉजर्स ने मेहनत करके आज की देशकाल परिस्थिति के अनुसार इम्प्रोवाइज करके उन कामों को ढाल दिया है नए परिप्रेक्ष्य में। तो आज की डेट में, जैसे आज की डेट में कोई स्टार्टअप, क्या आज से 100 साल पहले स्टार्टअप का आइडिया था किसी के पास? ये वर्ड ही नहीं पता था किसी को। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, आज की डेट में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। क्या आज से 200 साल पहले ऐसी या 100 साल पहले कोई सोच सकता था चीज़ें? नहीं। क्वेश्चन सेम थे। आज से 150 साल पहले कोई सवाल पूछता कि गर्मी लग रही है तो उसका क्या हल है, तो 150 साल पहले इसका जवाब होता पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ या पंखा कर लो। 50 साल पहले इसका जवाब होता पंखा ऑन कर लो। आज इसका जवाब है एसी ऑन कर लो। सवाल सेम है, जवाब समय के अनुसार बदलते जा रहे हैं। क्या करें सतत सवाल है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमेशा इसके जवाब बदलेंगे, और ये बदले जवाब जो है ना, ये मैं तो अपील करूंगा जो ये पॉडकास्ट लर्नड एस्ट्रोलॉजर देख रहे हैं ना, मिल के बैठे डाटा शेयर करें ताकि जो वेदों में ज्ञान दिया गया है ना उसको आज की परिस्थितियों के अनुसार और ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया जाए। आज की डेट में मैंने और मेरी टीम ने मिल के काम करियर एस्ट्रोलॉजी के बारे में कम से कम गिन के भी कहूँ 1000 फील्ड जो है डीकोड किए हैं, जो शास्त्रों में वेदों में हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। तो एस्ट्रोलॉजी जो है 100% बता देती है कि किसी इंसान को कौन से फील्ड में सफलता मिलेगी। एक जगह पे बैठ के मिलेगी, जगह छोड़ने से मिलेगी, कोई काम हाथ वाले हुनर से मिलेगी, इंटेलेक्चुअल काम से मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन के काम से मिलेगी, रिटेलिंग से मिलेगी, शेयर बाजार से मिलेगी, कि जुए सट्टे से मिलेगी। हर तरह की किस्मत लिखी होती है इंसान की, अगर उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव किया जाए तो सफलता निश्चित ही रहती है। अब सर यहाँ पे ना एक कुछ ऐसा क्वेश्चन भी लोगों का बहुत आता है, कईयों का ऐसा होता है उनकी लाइफ में उनके बहुत नियर बाय लोगों, पेरेंट्स हो गए, ब्रदर सिस्टर, बच्चे, लाइफ पार्टनर हो गए, लोग कहते हैं हमारे घर से ना बीमारी नहीं जा रही, एक आ रही है तो दूसरी जा रही है, दूसरी जा रही है तो तीसरी आ रही है, ऐसा ना ये कोई बहुत प्रोलॉन्ग डिजीजेस आ रही हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी के पास इस चीज़ का जवाब है कि ऐसा क्यों हो रहा है? एस्ट्रोलॉजी का एक आगे जाके ओकल्ट का अंग है वास्तु। इसका जवाब एस्ट्रोलॉजी के पास तो 100% है जी। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि किसी एक इंसान के बर्थ चार्ट में जो उनका बीमारी का छठा घर है वो एक्टिवेटेड है, वो बीमार रहेंगे। अब सारा ही परिवार बीमार है तो सभी का छठा घर तो बड़ा बिलीव करना ही मुश्किल है कि एक्टिवेटेड है। उस केस में वो जिस ऊर्जा में रह रहे हैं वो ऊर्जा जो है वो इम्बैलेंस्ड है। जो उनकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे डाइल्यूट कर रही है, वो ऊर्जा है वास्तु जी। तो किसी भी घर के अंदर का जो वास्तु है ना, वो इंसान के हेल्दी रहने, प्रॉस्परस रहने और आपस में हार्मनी रहने, इन सभी चीज़ों को डिसाइड करता है। गलत जगह पे बेडरूम होगा ना तो वो इंसान ना कारोबार में अच्छा कर पाएगा, ना हेल्थ में अच्छा कर पाएगा, ना रिलेशंस में अच्छा कर पाएगा। अब एक स्टूडेंट है, उसकी प्रायोरिटी अभी शादी करना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन वो ऐसी दिशा में सो रहा है जहाँ पे उसको फोकस की कमी या डिस्ट्रैक्शंस का शिकार होगा। अब आप उसकी कुंडली के अनुसार उपाय कराएंगे ना, 50% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो गलती से उस ऊर्जा क्षेत्र में सो रहा है, उस एरिया में सो रहा है जो उसके डीड्स को, उसके काम को सपोर्ट नहीं कर रहा है जी। अब घर के साउथ वेस्ट में किचन होगी तो वो फैमिली मेंबर आपस में लड़ते रहेंगे। ओके। किसी के नॉर्थ ईस्ट में गलती से भी टॉयलेट हो गया तो उस घर के अंदर से टर्मिनल डिसीजेज तक के, जैसे कैंसर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। किसी के घर में साउथ ईस्ट में आप पानी का अरेंजमेंट कर दीजिए, फिर पूछिए कि धन की दिक्कत आ रही है, वो कहेगा हाँ आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से वास्तु इज ए डिफरेंट मिरेकल।
लेकिन वो सपोर्ट कुंडली को ही करता है। तो घर के अंदर दिशाओं का सही होना आपके जीवन में, बी इट प्रॉस्पेरिटी, बी इट योर हेल्थ और बी इट एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हर चीज को वास्तु की ऊर्जा भी डायरेक्टली इंटरफेयर करती है, कंट्रोल भी करती है। अब सर एक लोगों को ये भी बहुत वो आता है कि कर्जे नहीं उतर रहे हमारे ऊपर, बार बार कर्जा आ जाता है, हम किसी लोन में हैं, किसी EMI में फंसे हैं, ये ख़त्म होती है दूसरी आती है, बार बार ना लोग उस लोन सर्कल में ही घूम रहे हैं। तो ये किस प्लानिटरी इम्बैलेंस की वजह से यूजुअली लोगों की लाइफ में होता है? 3 मुख्य कारण हैं कर्जा लेने के, कर्जाई होने के, डेटफुल होने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आपकी इनकम का कम होना। आपकी इनकम कम थी, जरूरतें ज्यादा थी, तो कर्जे ने वो कंपनसेट की, या कुछ ऐसा आपको करना पड़ा जीवन में जो आपके साधनों के अनुकूल नहीं था, आपको कर्जा लेके वो करना पड़ा। तो एक तो ये हो गया कर्जे का। दूसरा कारण है आपके अंदर पेशेंस की कमी होना, चंद्रमा का खराब होना। उसमें क्या होता है कि आप किसी परिस्थिति का प्रेशर नहीं झेल पाए और उस परिस्थिति से निकलने के लिए कर्जा ले लिया, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया। और तीसरा कर्जे का सबसे बड़ा कारण होता है विजन की कमी होना। जीवन देखो, कर्जा चुकाने की रेसिपी क्या है नमित जी? कर्जा चुकाने की एकमात्र रेमेडी है कमाओ। कमाई दुगनी होगी तो कर्जा उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा जी। तो कर्जा बढ़ने का तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है आपके बर्थ चार्ट में इनकम के भाव का कमजोर होना। तो इन तीनों चीजों को सही कर लिया जाए, कोई कर्जा 6 महीने से ज्यादा जीवन में टिक ही नहीं सकता। और मैंने सक्सेसफुली हजारों लोगों के बर्थ चार्ट में ये करके दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे ना हमने बात करी सर ग्रहों की, हमारी नॉर्मल लाइफ प्रॉब्लम्स की, शादी हो गई, पैसा हो गया, डेट हो गया, इन हेल्थ हो गया, इन चीज़ों की। अब आजकल ना एस्ट्रोलॉजी के नाम पे मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। आप हर नए इंसान के पास जाके बैठो, उसके पास एक नई रेसिपी है चीज़ों को आपको बताने की। आजकल एक ट्रेंड आया है मार्केट के अंदर स्विच वर्ड का। आप एक कोई भी XYZ वर्ड बार बार बैठ के बोलते रहो, आपकी लाइफ में ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या आप इस थियरी को सपोर्ट करते हैं? मेरे हिसाब से मेरी इस बात का जवाब आप या ऑडियंस अभी तक ले भी चुके होंगे कि एस्ट्रोलॉजी कर्म प्रधान है। ये चूरन चटनी है, सच में चूरन चटनी। ये जो वर्ड्स हैं, स्विच वर्ड्स क्या है? स्विच वर्ड्स है फोनेटिक्स, पावर ऑफ साउंड। पावर ऑफ साउंड तो वैदिक, हमारे वेदों में शुरू से दी गई है, मंत्रों की शक्ति। लेकिन वहां पे पूरे का पूरा उनका मैकेनिज्म दिया गया है कि ये मंत्र इस नक्षत्र में, इस घड़ी पल में शुरू किया जाए, ये वाली जब आपकी नाक की श्वास चल रही हो उस समय शुरू किया जाए, ये वाली चीज़ों के बीड्स यानी माला के द्वारा किया जाए, ये अग्नि में होम डाल के किया जाए, और उसको बोलने का ये वाला फोनेटिक्स हो, और इतने समय तक बोला जाए, और उसके दौरान ये पोस्चर हो, ये भोजन हो, फिर वो मंत्र एक्टिवेट होगा और फिर वो आपके को डिवाइन से कनेक्ट करेगा और आपके जीवन में वो चेंजेस लेके आएगा जिसकी आपने मनोकामना की थी। अब इतनी चीजें हैं, इसको वर्सेस स्विच वर्ड करिए। मतलब लाइफ सच में क्या इतनी है? हलवा है लाइफ क्या? आपने बोल दिया और हो गया? बिल्कुल नहीं होगा, करके देख लीजिए। फिर आप कहोगे कि इन चीजों में कुछ नहीं होता। अरे भाई होता है, चीजें तो सही तरीके से करो। आपको अगर चीजों की नॉलेज नहीं है और आपको जीवन में इजी सक्सेस चाहिए, इन चीजों में बिलीव पता कौन करेगा? जिनके राहु खराब है, भ्रम की स्थिति में जो लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है क्या करना है। और राहु खराब क्या था? शॉर्टकट्स। जो लोग शॉर्टकट्स मानना चाहते हैं, आइए, करिए, निराश होइए और फिर प्रॉपर प्रोसेस की तरफ आइए। नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, बड़ी सीधी बात है। अगर ये इतना ही आसान होता तो आज जीवन में लोग दुखी क्यों हैं? एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोगों को उपाय बता के उनके पीछे तो नहीं जा सकते। वो प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, एस्ट्रोलॉजी तो गारंटी देती है सक्सेस की। लेकिन बात फिर वही आती है कि कोई भी चीज लाइफ में, याद रखिएगा, कर्म गति को बदलना आसान नहीं होता, पेन को रिलीव करना इतना आसान नहीं होता। पेन रातों रात नहीं आई, हफ्तों महीनों का प्रोसेस लगा, कई पेन में तो जन्मों का प्रोसेस लगा तब पेन आई। और आप कुछ 2 घड़ी पल के स्विच वर्ड से इनको पेन को खत्म कर दोगे? ऐसा नहीं होता है। लेकिन जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाओ, जान जाओ। हाँ, ये चीजें TRP लेने के लिए, आपकी अटेंशन लेने के लिए बड़ी अच्छी हैं। कुछ भी बड़बड़ करके फलाना वर्ड बोल दिया, हो गया, उससे पैसा आ गया, उससे पैसा आ गया। सुनने में अच्छा लगता है ना। वो आपको सड़कों पे भी तो लिखा मिलता है ना, 11 घंटे में गारंटीड समाधान। हाँ,
ठीक है, वशीकरण कराइए, बस अड्डे के सामने मिलिए। तो ये तो उसी कैटेगरी की चीजें हैं ना। अब आपके ऊपर है कि आपका शुक्र कैसा है, आप क्वालिटी में यकीन रखते हो कि नहीं, आप सही और गलत की पहचान कर पाते हो कि नहीं। अब हर बात पे अभी देखिए प्लेनेट को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना, कि जिनके शुक्र अच्छे हैं वो क्वालिटी पसंद होते हैं, जिनके शुक्र अच्छे नहीं है वो कुछ भी पसंद कर लेते हैं। तो ठीक है, देखो 800 करोड़ की जनता है, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपना अपना पेशेंस लेवल है। कुछ लोग अभी भी वही बोल के जीवन में चूरन चटनी चाट के सफलता लेना चाहेंगे, तो उनको शायद वो चाट के ही समझ पाए, तो करने दीजिए, कोई असर नहीं है उस चीज का। लेकिन मैं तो ये आपका प्लेटफॉर्म बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू इसको जो भी ऑडियंस देख रहे हैं ना, एक गारंटी है कि वो इंटेलेक्चुअल ही है। जो इंटेलेक्चुअल नहीं है वो इसी पॉडकास्ट के शुरू में छोड़ के जा चुके होंगे। जो अभी तक यहाँ पहुंचे हैं ना, वो 100% मैन ऑफ द मैच हैं। तो ये सूत्र भी उन्हीं के लिए है कि भैया इन चीजों में मत आइए, एक प्रोसेस को फॉलो करोगे तो कमाओगे, नहीं तो नहीं। मतलब एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बेवकूफ भी बहुत बनाया जा रहा है। हर विद्या में है, कौन सी विद्या में लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है। आप एकेडमिक्स की बात कर लीजिए, आप मेडिकल प्रोफेशन की बात कर लीजिए, उसमें देवता लोग भी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने वाले झोला छाप भी हैं। आप एकेडमिक्स में देखिए, खुद की एकेडमी का पता नहीं है लेकिन लोगों को सिखा रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी तो अछूता नहीं है ना, ये हर फील्ड में है। क्यों? क्योंकि गलत चीजों के खरीदार भी बाजार में है, जिनके शुक्र खराब हैं, जो राहु के भ्रम का शिकार हैं, वो आएंगे और उनकी भी दुकान इससे चलती रहेगी। जी। तो सर, अब इन सारी चीज़ों के बीच में अब जैसे हम ये बात करें तो एक रेमेडीज़ की बात आती है कि ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी में आप लोग रेमेडीज़ देते हैं, तो क्या कोई भी रेमेडी किसी भी पर्सन के लिए वर्क कर जाएगी? जी नहीं, देखिए हर रेमेडी कस्टमाइज्ड होती है, हर एक के लिए डिफरेंट होती है। एक रेमेडी दूसरे के लिए रिपीट बड़ी हार्डली ही होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी घर के वास्तु को बैलेंस करने के लिए मैं कुछ रेमेडीज आज आपके माध्यम से लोगों को देता हूँ। हाँ, ये तो हर घर में आई गेस काम आएगी। देखिए किसी की शादी नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? शादी अलायंस शुक्र खराब हो रहे हैं जी। अब शुक्र घर के अंदर जो उनके नॉर्थ वेस्ट दिशा है ना, ये दिशा की एनर्जी शादी करवाएगी। वहां पे शुक्र को एक्टिवेट करिए, इससे उस घर के अंदर की ऊर्जा शुक्र जागृत करेगी और उस घर के अंदर रहने वाले शादी योग्य लोगों की शादी की बात चलनी शुरू हो जाएगी। तो नॉर्थ वेस्ट दिशा में एक डिफ्यूजर परफ्यूम रख दीजिए, जैसे बैम्बू परफ्यूम, कोई डिफ्यूजर जो खुशबू बिखेरता रहे। इससे शादी होने के योग कई गुना बढ़ जाते हैं जी। अब किसी भी घर में प्रॉस्पेरिटी की कमी लग रही है तो उस घर के पश्चिम में भगवान लक्ष्मी नारायण की फोटो गोल्डन फ्रेम में लगा दीजिए। अब विष्णु जी कौन है? ट्रिनिटी में प्रोवाइडर। वेस्ट की दिशा कौन सी है? जो चीजों को सतत करती है, फ्लो में लेके आती है काम को। अब प्रोवाइडर की ऊर्जा फ्लो की ऊर्जा के साथ जुड़ेगी ना, तो जीवन में कॉन्टिन्यूटी आएगी किसी भी काम धंधे में, जिसके बदले में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। वास्तु के कुछ उपाय हैं जो अच्छे चलते हैं। अब किसी को नेम एंड फेम नहीं मिल रहा है तो घर के पूर्व में सनराइज वाली दिशा में राइजिंग सन की सीनरी लगाइए। इससे सूरज की ऊर्जा, क्योंकि सबकॉन्शियस क्या करता है? सिंबल्स को पकड़ता है, सूरज की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होता है। तो शुरू में मैंने जो बताया ना सूरज के एट्रीब्यूट, वो एक्टिवेट होते हैं। सूरज एक बार एक्टिवेट हो गया तो इंसान राजा तो बनेगा। तो इस तरह से कुछ रेमेडीज हैं। और मनी के लिए अगर मैं पूछूं जनरल एक रेमेडी, जो इंसान कहता है यार पैसा नहीं आ रहा, व्हाट्स अ जनरल रेमेडी फॉर पीपल टू अट्रैक्ट मनी? साउथ वेस्ट एरिया है घर का, कंपास लगा के साउथ वेस्ट एरिया चेक करिए, उससे वेस्ट की तरफ जाइए। यानी ना प्रॉपर वेस्ट में रहना है ना प्रॉपर साउथ वेस्ट में रहना है, बिटवीन साउथ इनके बीच में रहना है। ठीक है, वहां पे गुल्लक रख दीजिए, उसके अंदर रोज कोई ना कोई कॉइन पैसा डालते रहिए। अब 3 महीने करिए, चौथे महीने रिजल्ट देखिए, प्रॉस्पेरिटी का रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ट्यून हो रहा है। सबकॉन्शियस ट्यून होगा, दैट विल अट्रैक्ट अबंडेंस। और 90 से 100 दिन लगते हैं इसको एक्टिवेट होने में, अगर इतनी पेशेंस है तो। अब ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हर चीज को आपको वक्त देना पड़ेगा। अब आजकल लोग उपाय बेचते हैं, तुम आज ये करो, तुम देख लो, तुम्हारे को 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट। क्रिकेट 2020 हो रही है, अटेंशन स्पैन एक रील का 60 सेकंड जितना हो रहा है, नूडल्स 2 मिनट में बन रहे हैं। तो फिर लोग भी तो वैसे ही बनेंगे ना। जो नहीं बनते वो कमा जाते हैं, जो इन्हीं में रहते हैं तो एक रील देख के वायरल हो जाती है, दूसरे दिन भूल जाती है लोगों को, तो वो भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो कुदरत में होता है वही लाइफ में होगा।
कुदरत में बीज डाल के 6 महीने वेट करनी पड़ती है फसल की, तो लाइफ में भी वैसा ही होगा। अभी तक कुदरत ने ऐसा कोई बीज नहीं बनाया कि डालते ही फसल आ जाए। तुरंत 2 दिनों में फंगस आता है, फसल नहीं आती। तो आपको कुदरत के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। सर हमने इतनी सारी बातें करी, इतनी अमेजिंग एस्ट्रोलॉजी को लेकर। अब एक सवाल ना, जो क्या कहते हैं, आप उन लोगों का मान लो जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते, क्या एस्ट्रोलॉजी, ग्रह, प्लैनेट्स अंधविश्वास है? कहा जाता है कि दवाई डॉक्टर द्वारा ही दी जानी चाहिए। जी। जब आप खुद ही अपना डॉक्टर बन के जी। दवाइयाँ करते रहोगे, जी। तो क्या ये एलोपैथी के प्रति विश्वास कहलाएगा कि अंधविश्वास कहलाएगा? अंधविश्वास। हाँ जी, ठीक है। और उसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस कितने बढ़ेंगे? ज़्यादा, कई गुना बढ़ेंगे। जी। ठीक है। आप एक किताब पढ़िए, जी। 30 दिनों में तैरना सीखें। उसको पढ़ के क्या पानी में छलांग लगा दोगे? नहीं। लगाओगे तो डूबना निश्चित है। ये उस किताब के प्रति विश्वास था कि अंधविश्वास था? अंधविश्वास। अंधविश्वास। सिमिलर चीज एस्ट्रोलॉजी में है। काबिल हाथों में, लर्नर्ड हाथों में जाएगी तो ये चीज लाइफ चेंजर हो जाएगी। लेकिन फिर से वही कि एक सुपरफिशियल ज्ञान वाले के हाथ में जाएगी तो ये भी 2धारी तलवार है, उसका भी गला काटेगी, खुद का भी गला काटेगी। तो ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। सुपर साइंस बोला जाता है, यानी कि नॉर्मल साइंस का दायरा अभी जितना नहीं है, ये उस लेवल तक पहुंची हुई है जी। लेकिन ज़रूरत है थोड़ा पेशेंस रखने की और इसमें थोड़ा गहराई में जाने की, नहीं तो नहीं। तो डेफिनेटली सर, आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। अब मैं सोच रहा हूँ ना कि डेप्थ में कितनी सारी चीज़ें और हैं, तो मेरे को लग रहा है हमें एक पूरी सीरीज ऑफ एपिसोड्स बनाना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली लोगों को बहुत पसंद आएगा आज का हमारा एपिसोड। एंड आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किन और सवालों को आप चाहते हैं कि हम सर के साथ एक और एपिसोड में कवर करें। हम डेफिनेटली बनाएंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक एपिसोड में ख़त्म करा जा सके। ये बड़ी वास्ट नॉलेज है एंड वी नीड मोर टाइम। या सो गाइज, आप अपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट्स में कि आप लोगों को किन और सवालों के जवाब चाहिए सर से, और हम डेफिनेटली और एपिसोड्स इस पे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एस्ट्रोलॉजी पे इतनी जेन्युइन और लेजिट नॉलेज थी। मार्केट में बहुत तरह की बातें चल रही हैं दुनिया को बस भ्रम में फैलाने की, बट आपने एक्चुअल डेप्थफुल जो आज नॉलेज दी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। धन्यवाद। थैंक यू सर। शुक्रिया।